गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, इनपुट आउटपुट और रेलवे एनटीपीसी की कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए आज इनपुट आउटपुट के वेरियस मॉडल्स के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज एक बार फिर मैं इनपुट आउटपुट के विद मॉडल की परिचर्चा आपके समक्ष करूंगा। साथ ही इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से कम समय में किस प्रकार से बना सकें, उन सारी टेक्निकल बातों को डील करूंगा। तो समय को व्यतीत किए बगैर हम जो आपके सामने यह मॉडल है उस मॉडल को गौर करें। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए यहाँ एक निर्देश जारी किया जा रहा है कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक सब संयोजन मशीन को जब इनपुट की एक लाइन दी जाती है तो वह उन्हें प्रति चरण एक विशेष नियम के तहत व्यवस्थित कर संयोजित करती है। नीचे इनपुट का वर्णन और इसे पुनः संयोजन में शामिल चरण दिए गए हैं। हमने यस्टरडे जो इनपुट आउटपुट से संबंधित लेक्चर दिया था उसमें भी हमने बताया था कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। अगेन हम फिर से एक बार उसको रिकॉल करा देना चाहते हैं कि इनपुट का अभिप्राय होता है कि समथिंग विच यू फीड अप इनिशियली इन एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन into the an electronic machine is called input, and the feedback which comes out after the feeding, the resultant which comes out after the feeding is called output। जैसे कि हमने बताया था कि यदि किसी कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर हम उसमें 2 गुने 2 फिट करते हैं तो इनिशियली हमने 2 इंटू 2 फिट किया तो यह जो है यह हमारा क्या कहलाएगा, यह इनपुट है। कहने करते कि मैंने निवेश किया और इसके बाद जो रिजल्ट ओरिएंट होगा, जो रिजल्ट डिराइव्ड होगा वो क्या हमें प्राप्त हो रहा है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, दैट इज द, ये जो है हमारा फीडबैक प्राप्त हो रहा है, ये हमारा जो है आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से सब संयोजन मशीन के अंदर इनपुट की एक लाइन दी जाती है और मशीन स्टेप वाइज उसे विविध चरणों में अरेंज करती है। तो इस प्रकार के प्रश्न से जब भी आपका सामना हो तो सबसे पहले नेचर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट का ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास कीजिएगा। कहने का अभिप्राय है कि दिया गया इनपुट एंड आउटपुट की प्रकृति क्या है, किस प्रकार से अरेंज किए जा रहे हैं, कौन से नियमों का अनुपालन करते हुए अरेंजमेंट किया जा रहा है, इस बात को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और उस बात को ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात दिए गए प्रश्नों को हम लोगों को हल करना होता है उन्हीं नियमों के तहत। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि दिया गया जो यह मॉडल है, यहाँ पे ये आपको मॉडल दिए गए हैं। सबसे पहले हमें ये मॉडल ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे किस प्रकार के नियम कानून का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है, अरेंजमेंट के क्रम में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा गया है, किस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है। एंड फॉर द एज एट 2 ऑन एम, यह हमारा इनिशियल लाइन है, दैट इज द इनपुट जो कि मशीन में डाला गया। इनिशियली जो प्रथम मशीन में फीडअप हमने किया ये था ये लाइन, और अब मशीन उसको स्टेप वाइज अरेंज कर रही है। और अरेंज करने के बाद मशीन क्या कह रही है कि इस प्रकार चरण जो 5 है, दैट इज द स्टेप 5 है, ये दिए गए इनपुट का अंतिम स्टेप है, दैट मीन्स फुल एंड फाइनल ये स्टेप है। मशीन ये आपको बता दिया। कहने का अर्थ है कि अब अरेंज आगे नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के जो प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं जहाँ की वर्ड बेस्ड मॉडल रहता है, तब यह प्रयास करते हैं कि कहीं यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, किस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है। तो यदि हम इस इनपुट के लास्ट आउटपुट दैट इज द चरण 5 पर अगर हम गौर करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं
कि यहाँ ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप, तो कंसेक्यूटिव वे पे, क्रमागत वे पे सबसे पहले ए ग्रुप को लाया गया और फिर बी सी डी ही नहीं है तो देख रहे हैं कि एफ ग्रुप ले आया गया है, फिर जी एच आई जे के एल एम एन नहीं है तो ओ ग्रुप ले आया है, और फिर देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस नहीं है तो टी ग्रुप को लिया गया और टी ग्रुप पे टी एच ग्रुप टी ओ ग्रुप। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी शब्दों को अरेंज किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले इस प्रकार के प्रॉब्लम को बनाने के क्रम में हमें क्लू का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि अरेंजमेंट का जो क्लू है, दैट मीन्स किस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है, उस बात का सबसे पहले अवलोकन करना पड़ता है। तो लास्ट स्टेप पे गौर करने पर हम क्या देख रहे हैं कि एज लाइक अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वर्ड सेटअप किया गया है। तब हम चलते हैं, एक क्लू तो ये प्राप्त हो रहा है। सबसे पहली बात हम कह सकते हैं कि इनपुट में दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। सबसे पहला चीज हम क्या देख रहे हैं कि इनपुट में दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है, एंड इन एवरी स्टेप अ सिंगल वर्ड विल बी अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। कहने का अभिप्राय है कि द वर्ड विच इज गिवन इन इनपुट नॉट इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, इनपुट में दिए गए सब शब्दकोश के क्रमानुसार नहीं है। क्लू हमें यह प्राप्त हुआ कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ये सेटअप किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ये सेटअप किया जा रहा है, शब्दकोश के क्रमानुसार शब्दों को यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंड ग्रुप ए ग्रुप की अगर बात करते हैं तो एंड है, एज है, एज है, एट है, टू है, ऑन है, एम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस एम को उठा के सबसे पहले स्थान पे चरण स्टेप फर्स्ट जब अरेंज किया जा रहा है तो क्या देख रहे हैं कि एम को उठा के सबसे पहले स्थान पे रखा गया और रेस्ट ऑफ जो वर्ड है उसके पीछे लगा दिए गए। और यहाँ पे यह भी देखा जा रहा है कि ड्यूरिंग द अरेंजमेंट यदि कोई वर्ड ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए तो उसके लिए यह मशीन किसी प्रकार का स्टेप काउंट नहीं कर रही है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इनपुट से स्टेप फर्स्ट को अरेंज कर रहे हैं, ये मशीन अरेंज कर रही है, तो एम के अरेंज करने पर हम क्या देख रहे हैं कि एंड आपका ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। आपने एंड को अरेंज नहीं किया क्योंकि एम ग्रुप के बाद एम ग्रुप के बाद ऑटोमेटिकली एंड ग्रुप आएगा और इस प्रकार से यह स्वतः आ गया है, इसलिए इसके लिए कोई स्टेप आपको नहीं मिलेगा। रेस्ट ऑफ वर्ड जैसे थे वो पीछे रख दिए गए। अब जब हम स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकेंड का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ए एम एंड पहले से ही ऑलरेडी अरेंज हो चुका था और अब हमारे पास एस करके एज दो वर्ड मौजूद हैं, दोनों में सेम लेटर का प्रयोग किया गया है। और जब दोनों में सेम लेटर का प्रयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि यह मॉडल, अगर दो वर्ड, यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है, यदि दो शब्द समान अक्षरों से युक्त हो तो अरेंजमेंट के क्रम में उस वर्ड को पहले अरेंज किया गया है जो स्मॉल लेटर से प्रारंभ करता हो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि स्टेप फर्स्ट से जब हम सेकंड में चल रहे हैं तो यहाँ पे एज को उठा के यहाँ पे लाया गया, एज को अरेंज किया गया और रेस्ट ऑफ वर्ड उसके पीछे लगा दिए गए। अब जबकि हमारा एम एंड एच तक स्टेप सेकंड में ही अरेंज हो चुका था, अब अगली कड़ी में अरेंज करने की जब हम बात करते हैं तो अगली कड़ी में हम क्या देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फिर से एज को उठाया गया और एज को लाया गया, रेस्ट ऑफ वर्ड फिर से पीछे डाल दिए गए। अब जब हम स्टेप थर्ड से फोर्थ पे जाते हैं जहां की हमारा स्टेप से थर्ड में एम एंड एज तक अरेंज हो चुका था, तो अब जो है एक जो है एटी ग्रुप में हमारा और बचा हुआ है, तो उस एटी ग्रुप को उठा के अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यहाँ पे सेटअप किया गया। और एटी को सेटअप करने पर हम क्या देख रहे हैं कि एटी एट को सेटअप करने पे, एटी ग्रुप दैट इज द एट को सेटअप करने पर जो फॉर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर गया।
और जब ऑटोमेटिकली फॉर सेट कर गया तो इसके लिए आपको कोई स्टेप काउंट नहीं दिया जाएगा, स्टेप काउंटिंग नहीं किया जाएगा। रेस्ट ऑफ वर्ड ऑलरेडी पीछे कर दिए गए। और अब हम देख रहे हैं कि चरण 4 से जब हम चरण 5 में जा रहे हैं तो हमारा चरण 4th में ही फॉर तक अरेंज हो चुका था। अब हमारे पास स्टेप 4th में दो टू ऑन बच गए थे। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट की बात करेंगे तो हम किस वर्ड को लेंगे? ऑन को। और ऑन को अब हम फॉर के पीछे लगाते हैं। उसके बाद टीएच ग्रुप, टीओ ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सबसे पहले टीएच ग्रुप आएगा और टीओ आएगा। तो इसको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही अरेंज हो चुके हैं। दो और टू ऑटोमेटिक यहाँ अरेंज हो चुके हैं। तो हमने इस मॉडल में क्या देखा? हमने इस मॉडल में देखा कि इनपुट में दिए गए क्लू यही है कि इनपुट में दिए गए जो शब्द हैं वो शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। और इन एवरी स्टेप अ सिंगल वर्ड विल बी अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। कहने का अर्थ है कि प्रति चरण या मशीन एक वर्ड को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी व्यवस्थित कर रही है। इस क्रम में यदि कोई शब्द ऑटोमेटिक अरेंज हो जाए, जैसे कि आपने देखा स्टेप फर्स्ट में एंड ऑटोमेटिक अरेंज हो गया था, तो उसके लिए किसी प्रकार का यह स्टेप काउंट नहीं किया जा रहा है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई है जब तक कि इनपुट में दिए गए तमाम वर्ड शब्दकोश के क्रमानुसार अरेंज ना हो जाए। एक बात और यह देखने को मिला कि यदि दो वर्ड समान अक्षरों से युक्त हो तो वैसी स्थिति में अरेंजमेंट के क्रम में उस वर्ड को पहले अरेंज किया गया है जिसका प्रारंभ स्मॉल लेटर से हो। जैसा कि आपने देखा था कि एज दो वर्ड समान अक्षरों से युक्त हैं तो जिसमें स्मॉल लेटर था उसको पहले लिया गया, बाद में कैपिटल लेटर के वर्ड को अरेंज किया गया है। क्लियर? तो ये था। अब हम लोग चलते हैं कि प्रश्न 6 जो है उस पर क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी इनपुट का चरण 3 इस प्रकार था। कोई इनपुट है जिसका थर्ड स्टेप कुछ इस प्रकार से है, एट फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन। किसी इनपुट का थर्ड स्टेप आपको दिखाया जा रहा है कि एट फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प में दिए गए हैं बता रहा है कि ये तीसरा स्टेप अगर है तो इनमें से दिए गए विकल्पों में से कौन सा पहला स्टेप होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पहला स्टेप होगा, इस बात का हमें निर्धारण करना है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी इनपुट का तीसरा स्टेप जो है वह एट फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन हो तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा पहला स्टेप होगा। तो सिंपल है, कहने का अर्थ है कि अगर इसमें कोई पहला स्टेप डाला गया है तो कहने का अभिप्राय है कि डेफिनेटली मशीन ने एक वर्ड को अरेंज कर लिया होगा। पहला स्टेप कहने का अभिप्राय है कि अगर इसमें कोई पहला स्टेप है तो निश्चित तौर पे मशीन ने एक वर्ड को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज कर दिया होगा। और जब ऑलरेडी जब पहला स्टेप हो चुका है, जब यहाँ पे पहला स्टेप अगर विकल्प में दिया गया है और बताया जा रहा है कि तीसरा स्टेप ऐसा है, तो कहने का अभिप्राय है कि जिस भी ऑप्शन में हम स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 अर्थात केवल 2 स्टेप और प्रोसेस बढ़ा दें, 2 स्टेप और अरेंज कर दें तो क्लियर हो जाएगा। कहने करते कि जिस भी विकल्प में सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप का प्रोसेसिंग अगर हम करें, अरेंजमेंट की प्रक्रिया को करें और ऐसा अगर प्राप्त हो जाए तो कहेंगे कि वही हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो यदि ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है, तो पहले चरण का तो अभिप्राय है कि डेफिनेटली यह मशीन एक वर्ड को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज कर चुकी है। तो उस बात पर अगर हम गौर करें तो विकल्प नंबर 1 में ज्वाइन को पहले दिखाया गया है, जबकि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर एक स्टेप यहाँ पे पूरा किया जा चुका है तो किसी भी कीमत पे ज्वाइन पहला स्थान पे नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में एट को आना चाहिए नियमता। दिए गए जो सेंटेंस है उसमें एटी ग्रुप मौजूद है, तो नियमता अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले एटी को अरेंज हो जाना चाहिए। इसलिए विकल्प पहला जो है वो फर्स्ट स्टेप हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि फर्स्ट स्टेप की प्रक्रिया की गई होती
तो 80 सेकंड पोजीशन पे नहीं होता, 80 निश्चित है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी प्रथम पोजीशन पे सेटअप रहता, जो कि वैसा नहीं है। अब हम कॉन्टेस्ट विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 पे गौर करेंगे। हमें विकल्प 2 और 3 पे गौर करना है, जहां की हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी अगर एक नंबर स्टेप ऐट के रूप में ले लिया गया हो, एक नंबर स्टेप यदि ऐट के रूप में ले लिया गया, अगर विकल्प 2 पे गौर करते हैं, एक नंबर स्टेप तो ऑलरेडी इसमें कह रहा है कि पहला स्टेप कौन है, दैट इज मींस इसमें एक संशोधन किया जा चुका है। तो अब नेक्स्ट वन जब संशोधन करना है तो हम केवल 2 संशोधन करेंगे और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी की जब बात आएगी तो एम ग्रुप, जे ग्रुप, यू ग्रुप, टी ग्रुप, ओ ग्रुप, एफ ग्रुप, तो मेरा सेकेंड स्टेप जो होगा वो हम 2 नंबर पे फंक्शन को ले जाएंगे। और 3 नंबर की जब बात आएगी तो GHI नहीं है, इसलिए हम जे ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक नंबर तो ऑलरेडी मशीन कर दिया है, इसलिए ऐट पहले आया हो। तो अगर ऐट पहले रखा गया है, दैट इज द एक स्टेप, इसको हम मान सकते हैं कि किया जा चुका है। और तीसरे नंबर स्टेप पे जाना है, इसका अभिप्राय है हम पहला स्टेप जब ऑलरेडी इसमें निकाला गया हो तो हम सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप लें, और ऐसा पढ़ा जाए कि थर्ड स्टेप ऐसा है, अगर ऐसा पढ़ा जाए तो निश्चित हम कह सकते हैं कि वही फर्स्ट स्टेप होगा। तो अब जब हम इसको पढ़ने की बारी आएगी तो कैसे पढ़ेंगे, ऐट तो ऑलरेडी आपका अरेंज हो चुका है, तो हम अब पढ़ेंगे 2 नंबर, 3 नंबर और रेस्ट ऑफ ऑल पीछे कर देंगे। तो ऐट फंक्शन ज्वाइन मंडे, ऐट फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन, ऐट फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन, इससे हमारा बिल्कुल निकल जा रहा है, क्योंकि ऐट उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ज्वाइन पढ़ेंगे, 3 स्टेप हमारा हो चुका है, एक स्टेप तो ऑलरेडी मशीन ही निकाल चुकी है। तो ऐट फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन, ऐसा ही बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। तो ये तो दावेदार हो गया कि विकल्प 2 हो रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसे प्रश्नों में ऐसा भी देखा गया है कि एक से ज्यादा भी विकल्प निकलते हो, तो वैसी स्थिति में हमें बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही निर्णय हम करेंगे कि विकल्प हम 2 के साथ जाएं या नहीं जाएं। आगे की जब बात करते हैं, एक विकल्प और जब हमारा शेष रह जाता है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऐट फंक्शन ज्वाइन मंडे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऐट फंक्शन ज्वाइन तक तो बिल्कुल सेट ही कर दिया गया है, ऐट फंक्शन ज्वाइन तक तो सेट ही कर दिया गया है। और अगर हम केवल और 2 स्टेप लें, हो सकता है कि ऐट को अरेंज किया गया हो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ फंक्शन और ज्वाइन ऑटोमेटिकली सेटअप कर दिए गए हो, ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास अभी 2 और 3 नंबर स्टेप अभी बाकी है। अगर हम 2 और 3 को लें और ऐसा ही पढ़ा जाए तो वो भी दावेदार हो जाएगा। तो सेकेंड वन जब अरेंज हम करें तो यू ग्रुप, टी ग्रुप, ओ ग्रुप, एम ग्रुप, यू ग्रुप, टी ग्रुप, ओ ग्रुप, एम ग्रुप, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑलरेडी जब इसमें पहला स्टेप की प्रक्रिया की जा चुकी है, आप सोच रहे होंगे कि पहला स्टेप पे तो ऐड जाता सर, तो ये फंक्शन एंड ज्वाइन कैसे चले गया। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मे बी फंक्शन एंड ज्वाइन ऑटोमेटिकली गए हो, ऐड तो ठीक है अरेंज किया गया हो, लेकिन फंक्शन एंड ज्वाइन ऑटोमेटिकली चले गया हो, इसलिए इसका स्टेप काउंट नहीं किया गया हो। तो ऐड फंक्शन ज्वाइन तक, ऐड फंक्शन ज्वाइन तक तो मेरा पहले ही बिल्कुल जो है फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि सेकेंड और थर्ड स्टेप तो बाकी है, हो सकता है कि पहले स्टेप में इतनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सेकेंड वन जब हम अरेंज करेंगे तो सेकेंड वन में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम क्या लेंगे, मंडे को लेंगे, सेकेंड स्टेप में हम मंडे को लेंगे। तो ऐड फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन, ये सेकेंड स्टेप में ही ऐसा पढ़ा जा रहा है। केवल यहां से मंडे को जब हमने उठा के यहां पे लाने का प्रयास किया तो ऐड फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन पढ़ा जा रहा है। अगर आगे अरेंज करने की बात की जाए तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ऐड फंक्शन ज्वाइन मंडे, उसके बाद तीसरी कड़ी में हम जब अरेंज करेंगे तो हमारा ऑन अरेंज होने लगेगा, और उस स्थिति में ऐसा हमें प्राप्त नहीं होगा। क्या होने लगेगा, ऐड फंक्शन ज्वाइन मंडे ऑन अस द, जबकि यहां हमें लाना क्या है, ऐड फंक्शन ज्वाइन मंडे अस द ऑन तीसरी कड़ी में आनी चाहिए, तीसरे स्टेप में ऐसा आना चाहिए। इसका अभिप्राय विकल्प नंबर 3 बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय है कि पहला स्टेप कौन था जिससे कि तीसरे स्टेप पे हमें ऐसा प्राप्त हुआ
तो पहला स्टेप यह माना जाएगा। इसलिए कि हमने जब इसमें सेकेंड और थर्ड दो वर्ड का अरेंज किया तो ऐसा ही पढ़ा जाने लगा, क्योंकि जब ऑलरेडी यह पहला स्टेप है तो पहले से तीसरे में जाने के लिए दो स्टेप हमें लेनी पड़ेगी, और वो सेकेंड और थर्ड तो ये फुलफिल कर रहा है। इसलिए हमारा जो पहला स्टेप है, अगर तीसरा स्टेप ऐसा तो इसका पहला स्टेप विकल्प 2 होगा। क्लियर? नेक्स्ट, यदि किसी इनपुट का सेकेंड स्टेप ए एंड चूज पिक और रेस पार्टी द हो तो उसका फोर्थ स्टेप क्या होगा? आपसे कहा जा रहा है कि अगर दिए गए किसी इनपुट का सेकेंड स्टेप कुछ इस प्रकार से है और सेकेंड स्टेप इस प्रकार से है और आपको फोर्थ पे जाना है, तो कहने का अर्थ है कि आपको थर्ड एंड फोर्थ, तो कहने का अभिप्राय जिस भी विकल्प में हम केवल दो स्टेप, कहने का अभिप्राय है कि यदि जो दिया गया ये सेकेंड स्टेप है इसमें हम केवल 2 बार अरेंजमेंट कर दें और अरेंजमेंट करने के बाद जो भी विकल्प उस प्रकार के प्रारूप को फॉलो करेगा वही आंसर हमारा होगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी इनपुट का सेकेंड स्टेप है, तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ 2 वर्ड को ऑलरेडी मशीन ने अरेंज कर दिया है और चौथे स्टेप पे जाना है। तो यदि चौथे स्टेप पे जाना है तो इसका अभिप्राय है हम 3 और 4 केवल 2 संशोधन करेंगे इसमें, क्योंकि मशीन ऑलरेडी 2 संशोधन कर चुकी है। तो हम यहाँ पे जहां तक देख रहे हैं कि यहाँ पे ए एंड चूज तक तो ऑलरेडी सेट किया गया है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ किया भी नहीं जा सकता। अगली कड़ी में हम जब तीसरे स्टेप को लेने की बात करेंगे तो हमारा तीसरा स्टेप में क्या जाएगा? ड्रेस चले जाएगा डी ग्रुप को लेते हुए। और चौथे स्टेप में जब हम जाने की बात करेंगे तो चौथे स्टेप में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम क्या सेट करेंगे? तो फॉर को सेट करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि क्या किस प्रकार से पढ़ा जाएगा? तो ए एंड चूज ड्रेस फॉर पिक पार्टी द, ए एंड चूज ड्रेस फॉर पिक पार्टी द, ये पढ़ाएगा। ए एंड चूज ड्रेस फॉर, यहां से आप 3 नंबर को लाइएगा, 3 और 4 को यहां पे सेट कीजिएगा। चूज के बाद ए एंड चूज ड्रेस फॉर पिक पार्टी द, ए एंड चूज ड्रेस फॉर पिक पार्टी द, ये बिल्कुल हमारा आ जा रहा है। इसलिए ए एंड चूज ड्रेस फॉर पार्टी पिक द ये नहीं होगा, ए एंड चूज ड्रेस पिक पार्टी फॉर ये भी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर ये सेकंड स्टेप था और फोर्थ स्टेप कैसा होगा अगर कहा जा रहा है, तो हम केवल 2 वर्ड को अरेंज करेंगे, दैट इज द स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करने पे जो भी उसका प्रारूप नजर आएगा वैसे ही प्रारूप को हम विकल्प में खोजेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए एंड चूज ड्रेस फॉर पिक पार्टी द, ए एंड चूज ड्रेस फॉर पिक पार्टी द, यह बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अर्थात कि अगर यह सेकंड स्टेप है तो इसका फोर्थ स्टेप का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा। हमारा विकल्प 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित इनपुट का तीसरा चरण होगा, इसका आपसे बोल रहा है कि तीसरा स्टेप क्या होगा? कहने का अभिप्राय है कि यह इनपुट दिया गया है, तीसरे स्टेप की बात की जा रही है। इसका अभिप्राय है कि 3 वर्ड को अगर हम अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी तो जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा वही तीसरा स्टेप काउंट होगा। निम्नलिखित इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम 3 वर्ड को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट करने की बात करें तो यहाँ पे आई ग्रुप, डब्ल्यू ग्रुप, जी ग्रुप, ओ ग्रुप, एफ ग्रुप, टी ग्रुप। तो सबसे पहले हमारा एंटायर 1 नंबर पे हमारा ई ग्रुप आएगा। तो हमारा 1 संशोधन हो गया, जबकि हमें 3 स्टेप पे जाना है। और ई ग्रुप के बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो आई एफ है ये ऑटोमेटिक सेट कर जाएगा। जब आप इस ई एंटायर को यहाँ पे सेट कीजिएगा प्रथम स्थान पे, तो उसके बाद आपको इफ को सेट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। दैट मीन्स यह एक के बाद का सेल्फ सेटअप है, ऑटोमेटिकली सेटअप है। और जो ऑटोमेटिकली सेटअप होता है विदाउट द जंप, किसी वर्ड को क्रॉस करके, तो उसके लिए स्टेप मशीन नहीं काउंट कर रही है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा
IF तो ऑटोमेटिकली सेट हो गया। अब अगली कड़ी में जबकि हम एक मिनट ये रॉन्ग हो गया है, थोड़ा सा एरर हो गया। IF नहीं होगा, IF से पहले भी सेट होने वाले उम्मीदवार बचे हुए हैं। एक नंबर पे जब हम सेट करेंगे, एक नंबर पे सेट करने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट वन में हमारा एक G ग्रुप है, एक F ग्रुप भी है। तो एंटायर के बाद नेक्स्ट नंबर पे हम F ग्रुप पे जाएंगे। एंटायर के बाद हमारा नेक्स्ट जो सेटअप होगा वो F ग्रुप पे होगा। 2 नंबर पे हमारा F जाएगा और F के बाद 3 नंबर पे हमारा G ग्रुप जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये होगा, 1 नंबर पे एंटायर, 2 नंबर पे फॉर, 3 नंबर पे गो। उसके बाद आपको अरेंज नहीं करना है क्योंकि तीसरा स्टेप ही आपका डिमांड यहाँ पे क्या है प्रश्न का, कि तीसरा स्टेप कैसा होगा। तो 1 नंबर पे हमने एंटायर को सेट किया, 2 नंबर पे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फॉर को सेटअप किया गया, 3 नंबर पे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी गो को अरेंज किया गया। तो 1 2 3 को आप आगे कर दीजिए क्रमशः और स्टॉप ऑल को पीछे कर दीजिए। कहने का अर्थ है कि एंटायर फॉर गो इफ वी आउट द वीक, एंटायर फॉर गो, एंटायर फॉर गो इफ, एंटायर फॉर गो तो ये तो नहीं होगा, इसमें तो एंटायर फॉर गो हो ही नहीं है, इसमें भी एंटायर फॉर गो नहीं है, इसमें भी एंटायर फॉर गो, एंटायर फॉर गो इफ वी आउट द वीक ये हो रहा है। इसमें अगर देखा जाए एंटायर फॉर गो इफ, यहाँ पे आउट आ जा रहा है, यहाँ पे आउट आ जाए एंटायर फॉर गो इफ वी आउट द वीक, इफ वी आउट द वी, एंटायर फॉर गो इफ वी नहीं हो रहा है, यहाँ इफ आउट हो रहा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। एंटायर फॉर गो इफ, उसके बाद वी पढ़ा जाएगा, इफ वी आउट द वीक। इसका अभिप्राय है कि इसका जो तीसरा स्टेप होगा वो विकल्प 4 होगा, एंटायर फॉर गो इफ वी आउट द वीक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित इनपुट के लिए कौन सा चरण अंतिम चरण होगा। इसका आपसे अंतिम चरण पूछा जा रहा है। सेंड हिम एंड हर फॉर द जर्नी, अंतिम चरण कहने का अभिप्राय है फुल एंड फाइनल स्टेप इसका क्या होगा ये आपको बताना है। दैट इज मीन्स कि कंप्लीट अरेंजमेंट कितने स्टेप पे हो जाएगा, इस बात का ऑब्जर्वेशन करना है। तो सबसे पहले जब हम अरेंज करेंगे, जबकि यह मॉडल हम जान चुके हैं कि यह अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट बेस्ड मॉडल है, तो यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम एक ग्रुप पे एंड को अरेंज करेंगे। 1 नंबर पे हमारा 1 नंबर पे एंड अरेंज हो जाएगा और एंड को अरेंज करने के बाद BCD ग्रुप हमारे पास चूंकि नहीं है, इसलिए F ग्रुप के रूप में हम 2 नंबर पे F को अरेंज करेंगे। 1 पर एंड को हमने अरेंज किया, 2 पे F ग्रुप को किया और G ग्रुप नहीं है, इसलिए हमारा यह HI है। तो HI और HI में सबसे पहले HI ग्रुप आएगा, तो 3 नंबर पे हमारा हर अरेंज हो जाएगा। 4 नंबर पे हमें HIM को ले जाना पड़ेगा, तो 1 पर हमारा क्या अरेंज हुआ, फॉर अरेंज, 1 पर एंड अरेंज हुआ, 2 पे हमने फॉर को अरेंज किया, 3 पे हमने HI ग्रुप को अरेंज किया, 4 पे हमने HI ग्रुप को अरेंज किया। अब चूंकि I ग्रुप नहीं है, इसलिए हमारा नियम था एक J ग्रुप है, तो 5 पे हम यहाँ पे J ग्रुप अरेंज करेंगे और J ग्रुप अरेंज करने के बाद ये 5 के बाद का सेल्फ है ये ऑटोमेटिक अरेंज, और उसके बाद S ग्रुप और T ग्रुप को आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः अरेंज हो जाएगा। इसका अभिप्राय है कि इसका अंतिम चरण 5th चरण होगा, क्योंकि 5 अरेंजमेंट करने के बाद यह कंप्लीट अरेंज हो जाता है। यह कैसे पढ़ा जाएगा, तो यह पढ़ा जाएगा एंड फॉर हर हिम सेंड द एंड फॉर हर हिम जर्नी सेंड द, ऐसे कुछ पढ़ा जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट इनपुट है सो डू ऑल ऑफ अस आर। इनपुट आपको दिया गया है सो डू ऑल ऑफ अस आर का कौन सा चरण ऐसा पढ़ा जाएगा। तो इसका कहने का अभिप्राय है कि ये आपको इनपुट दिया गया है और कौन से स्टेप में आपको ऐसा पढ़ा जाएगा, इस बात का ऑब्जर्वेशन करना है। तो हम अरेंज करते हुए और रीड करते हुए देखेंगे कि ऐसा कब पढ़ा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर पहला स्टेप अगर हम जब लें, पहले अरेंजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले हम क्या अरेंज करेंगे, एक नंबर पे हमारा ऑल अरेंज होगा। तो अगर इसको पढ़ने का प्रयास करें तो क्या पढ़िएगा, एक नंबर को आगे ले जाइए, ऑल्सो डू, आपका ऑल आर यहाँ पे मिल रहा है, नहीं हुआ। दूसरी कड़ी में हम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या ले जाएंगे, आर को ले जाएंगे। अगर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो क्या पढ़ाएगा, एक दो को आगे कीजिए, रेस्ट को पीछे। ऑल आर सो डू ऑफ अस, ऑल आर सो डू नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ पे ऑल आर डू है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी 3 नंबर जब हम अरेंज करने की बात करते हैं तो 3 पे हम क्या ले जाते हैं, डू को ले जाते हैं। और अब पढ़ने का 1 2 3 को आगे ले जाइए क्रमशः और रेस्ट को पीछे कीजिए और देखिए कैसा पढ़ा रहा है कि नहीं। तो क्या पढ़ेंगे, ऑल आर डू सो ऑफ अस, ऑल आर डू सो ऑफ अस, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। ऑल आर डू सो ऑफ अस, इसका अभिप्राय है ऑल आर डू सो ऑफ अस, इसका अभिप्राय है कि यदि यह इनपुट है तो तीसरे स्टेप को अरेंज करने के बाद ऐसा आ जाता है, इसलिए यह जो दिया गया स्टेप है यह तीसरा स्टेप है। क्लियर। तो इस प्रकार से इस मॉडल से जो संबंधित प्रश्न थे उसकी परिचर्चा हमने की। एक नोटिफिकेशन हम जारी करना चाह रहे हैं कि आज का जो एनटीपीसी का एग्जाम्स के क्वेश्चंस के प्रारूप के अवलोकन करने के बाद जो हमने देखा कि आज का जो प्रश्न था उसका स्तर उच्च स्तरीय था। मैं बार बार बताना चाहूंगा कि रेलवे की ये फितरत है कि रेलवे के एग्जाम्स को कभी भी CHSL और अब CGL मान के चलने की भूल ना करें। रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्जाम भी होता है ना, वो भी उच्च स्तरीय ही होता है। आज के एग्जाम में अगर कुछ टॉपिक्स की बात की जाए तो जैसा देखा गया कि पजल से क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन सेंस से ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट को देते हुए, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट को देते हुए प्रश्न पूछे गए, सीरीज से पर्सनलाइज किए गए, एवं सिटिंग अरेंजमेंट का भी जो स्तर था वो उच्च स्तरीय था। तो हमारी यह सलाह है कि शॉर्ट एवं रील की तरह अध्ययन न करें। कंपटीशंस का औचित्य आपके सिलेक्शन से नहीं होता। कंपटीशंस का औचित्य कितने कैंडिडेट्स को बाहर किया जाए, उसके बाहर के दरवाजा का रास्ता दिखाया जाए, कंपटीशन का ही औचित्य होता है। और जब हम बाहर के निकाल दें तो जो बच जाते हैं मेरिटोरियस कैंडिडेट, उसी को चयन किया जाता है। कभी भी धोखे में न रहे कि खाली पीली किसी का रिजल्ट होता। किसी ने भी अगर सफलता प्राप्त की है तो उसने निश्चित ही बहुत खून पसीना बहाया होगा, काफी मेहनत किया होगा, एक सही गाइडलाइंस प्राप्त किया होगा। किसी गुरु घंटाल के यहाँ से अध्ययन करके कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं करता। और यह भी जरूरी नहीं है कि किसी कोच का मार्गदर्शन ही लिया हो हर कैंडिडेट। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एक अच्छी किताब का अध्ययन करके भी कर जाते हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं। मोर ओवर कैंडिडेट देखा जाता है कि किसी अच्छे एक्सपर्ट्स का उन्हें गाइडलाइंस प्राप्त होता है, वैसे ही कैंडिडेट करते हैं। ड्रामा नौटंकी करने वाले महात्माओं के यहाँ पढ़ने वाले रिजल्ट नहीं देते, वहां केवल ड्रामा होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए सफलता कोई पेड़ पे नहीं फलता जो कि आप तोड़ लें। सफलता के लिए बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है। दृढ़ संकल्प, किस संकल्प के साथ मेहनत करनी पड़ती है। और भी जो एनटीपीसी के रेस्ट एग्जाम्स होंगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं उसका स्तर बहुत ही ऊंचा होगा।
क्योंकि सिलेक्शन की बात नहीं है, यहां निकालने की बात है। एक भयावह सच है, अगर मैं बताऊं तो आप सोचेंगे कि क्या ये बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि जितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, अगर सक्सेसफुल कैंडिडेट की बात की जाए तो लेस देन 5% कैंडिडेट ही सफल होते हैं। बाद बाकी सारे बाराती हैं। वो पटना रिटर्न का सर्टिफिकेट, पटना में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पटना रिटर्न का बाद बाकी सर्टिफिकेट लेके घर चले जाएंगे। वही लड़का सक्सेस कर चाहा है जो कि दृढ़ संकल्प, कृत संकल्प, और जो ये सोच के चलता है कि नहीं, हमारे माता पिता ने किस उद्देश्य से हमें यहां भेजा है। यहाँ पे शॉर्ट एंड रील और गुरु घंटाल के यहाँ ड्रामा और नौटंकी देखने वाले का रिजल्ट नहीं होता। तो निर्णय आपको करना है कि रिजल्ट कैसे लें। ईमानदारी पूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट होगा। यदि आप आम का वृक्ष रोपें और सही तरीके से उसकी सिंचाई करें तो उसमें आम ही फलेगा, उसमें बबूल नहीं आएगा। लेकिन बबूल का वृक्ष रोप के अगर आम की परिकल्पना करते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। तो निर्णय तो आपके हाथ में है कि आप रिजल्ट लेना चाहते हैं या पटना रिटर्न का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। जो भी एग्जाम अभी होने वाले हैं, एनटीपीसी के, रेलवे के, और भी जो एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे की क्वेश्चंस का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रीवियस ईयर बैंक, पीओज बैंक, क्लरिकल के क्वेश्चंस का ऑब्जर्वेशन करें, आप देखेंगे कि हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाते हैं रेलवे में। तो रेलवे के स्तर को, रेलवे के प्रश्नों के स्तर को किसी भी दृष्टिकोण से निम्न स्तरीय आंका नहीं जा सकता। रेलवे के ग्रुप डी का भी एग्जाम अच्छे का पसीना छोड़ा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे एनटीपीसी रीजनिंग के इनपुट आउटपुट से संबंधित कुछ बातें हम बता रहे थे। यस्टरडे को भी हमने कुछ भ्रांतियां दूर की थी, फिर से एक बार वो भ्रांति हम दूर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि क्या किसी इनपुट आउटपुट से इनपुट नहीं ज्ञात किया जा सकता। हम बताना चाहेंगे कि आउटपुट से इनपुट ज्ञात किया जा सकता। आउटपुट से इनपुट ज्ञात किया जा सकता। लोग गलतफहमी में रहते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो पहला भ्रांति दूर हो रहा है। तय नहीं किया जा सकता, और इनमें से कोई नहीं के बारे में भी हमने पर चर्चा की थी। कब तय नहीं किया जा सकता, कब ज्ञात नहीं किया जा सकता, कब इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। तो तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन उस स्थिति में सेलेक्ट किया जाता जब दिए गए विकल्पों में एक से अधिक उत्तर सही हो, उपयुक्त हो, एप्रोप्रिएट हो। वैसी स्थिति में ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन एक होगा या 4 होगा। जब 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है तो ऐसी स्थिति में तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन लिया जाता है। और यदि दिए गए विकल्प में आपका आंसर मौजूद नहीं हो लेकिन आंसर निकाला जा सकता तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता। समझ रहे हैं? और जब आंसर डिराइव किया ही नहीं जा सकता तो वैसी सूरत में ज्ञात नहीं किया जा सकता का ऑप्शन डाला जाता है। क्लियर? आगे इनपुट आउटपुट के प्रश्नों को कम से कम समय में बनाने की प्रक्रिया से भी हमने रूबरू कराया। जनरली कैंडिडेट क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप निकालते थे। जैसा कि आपने देखा, मैंने नंबर मारते हुए निकाल दिया। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट के प्रश्नों को अगर किसी ने अल्ट्रा यूनिक ट्रिक के माध्यम से हल करने की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, आपके पटना और बिहार और झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। यदि किसी ने किया है तो उसका श्रेय ऊपर वाले की कृपा से, आपके स्नेह और प्यार के हमें जाता है। और आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे टीचर कहते होंगे कि नहीं मैंने किया, तो वो लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। जब से वो इस फील्ड में नहीं आए होंगे उससे पहले मैंने इनपुट आउटपुट से संबंधित इन बातों को अपनी पुस्तक में लिख दिया है। और वह पुस्तक और कुछ कोई नहीं, परफेक्ट बैंक पीओ वर्बल रीजनिंग की किताब है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट विद इन अ सेकेंड बाय अल्ट्रा यूनिक ट्रिक। इसलिए अगर कोई ऐसा कहते हैं
तो वो झूठ कहते हैं, खुद अपनी मूर्खता जाहिर करते हैं। और हमने जैसा बताया कि इनपुट आउटपुट के प्रश्नों को जब भी बनाएं तो उसकी सबसे पहले प्रकृति का ऑब्जर्वेशन करें, किस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है उन बातों का अवलोकन करें और उसके बाद बनाने का प्रयास करें। और आपने देखा जो डिजिटल मार्किंग ट्रिक हमारे अल्ट्रा यूनिक है, जो मैंने दिखाया कि डिजिटल मार्किंग करते हुए हम इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं, वैसे ही बनाने का प्रयास करें, आपका प्रत्येक प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट एक मॉडल हमारे सामने आ रहा है, या मॉडल पिछले जो मॉडल थे उससे कुछ भिन्नता लिए हुए है। क्या यहाँ पे प्रश्न 11 से 15 नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक सब संयोजन मशीन को जब इनपुट की एक लाइन दी जाती है तो वह उन्हें प्रति चरण एक विशेष नियम के तहत व्यवस्थित कर संयोजित करती है। नीचे इनपुट का वर्णन और इसे पुनः संयोजन में शामिल चरण दिए गए हैं। क्या यहाँ पे दिया गया इनपुट में अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू स्टक इन द बुश। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू स्टक इन द बुश। स्टेप फर्स्ट में क्या दिया जा रहा है, ए बेटर बर्ड इन हैंड इज बुश देन टू स्टक इन द। सेकेंड स्टेप, ए बेटर बर्ड हैंड इन इज बुश इन देन टू स्टक द। थर्ड वन, ए बेटर बर्ड हैंड in is bush in stuck then to the. And fourth one, a better word hand in is bush in stuck then the two. इस प्रकार चरण 4 दिए गए इनपुट का अंतिम चरण है। और यह बताया जा रहा है कि चौथे चरण के आगे और आगे का अरेंजमेंट संभव नहीं है। चौथे चरण में यह इनपुट कंप्लीटली फुल एंड फाइनल अरेंज हो जा रहा है। तो अब ऑब्जर्वेशन करेंगे कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है। अगर हम लास्ट स्टेप का ऑब्जर्वेशन करें, चूंकि ये वर्ड बेस्ड है, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जब वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो यदि शब्द बेतरतीब इधर उधर अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वैसे प्रश्न डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पे बेस्ड कहलाते हैं। तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी को फॉलो किया गया है, हम उस बात का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आखिर यहाँ किया क्या जा रहा है। तो अगर लास्ट स्टेप का ऑब्जर्वेशन करें तो हम तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि बेटर बर्ड हैंड इन इज, यहां तक तो लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ही सेटअप किया गया है। लेकिन फिर क्या देख रहे हैं कि यहाँ बी ग्रुप से स्टार्ट कर दिया, और यहां से फिर अगर चलते हैं तो यहाँ पे भी देखते हैं कि यहां तक आने के बाद अगर यहां तक हम आ गए, यहां से भी आने के बाद हम क्या देख रहे हैं, फिर से डिक्शनरी के बेसिस पे अरेंज किया गया, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यहाँ पे भी अरेंज किया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिए गए इनपुट को दो खंडों में विभाजित किया गया हो, दो पार्ट में विभाजित किया गया हो, क्योंकि देख रहे हैं कि एक बैक बी ग्रुप यहाँ कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सेट कर रहा है, और फिर बी ग्रुप का वर्ड यहाँ पे अरेंज हो जा रहा है, और फिर से एक अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सेटअप हो रहा है। इससे इस बात पर बल मिलता है कि शायद में भी ये कहीं ऐसा तो नहीं कि दिए गए इनपुट को दो पार्ट में विभाजित करते हुए इन एवरी स्टेप को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज किया जा रहा हो। उस बात की पे अगर गौर किया जाए तो हम देखते हैं कितने वर्ड है। उस वर्ड को सबसे पहले हाफ कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका अभिप्राय है अगर हम इसको 6 के खंड में दो खंड में विभक्त कर दें, 1 2 3 4 5 6, यह बेटर तक यहाँ एक खंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये भी हो गया। कहने का अर्थ है यहाँ तक से ऐसे करके अरेंज कर ले, ऐसे करके ये दो खंड हो गया। और दोनों खंड में अब क्या हम देख रहे हैं, ए बेटर बर्ड इन हैंड इज बेटर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 वर्ड। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड। तो क्या किया गया, यहाँ पे क्लू क्या है, हम कह सकते हैं कि दिए गए इनपुट को एट फर्स्ट क्या किया गया, एट फर्स्ट द इनपुट डिवाइड इनटू टू हाफ। सबसे पहले दिए गए इनपुट को दो भागों में जो है विभक्त कर दिया गया, फर्स्ट एंड सेकेंड, टू पार्ट में विभक्त कर दिया गया।
और विभक्त करने के बाद इन एवरी स्टेप प्रति चरण दोनों ही भागों से सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया, दिए गए इनपुट को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और इन एवरी स्टेप दोनों ही भागों से एक एक वर्ड को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेरा ए ग्रुप का जो वर्ड है ये तो ऑलरेडी पहले ही अरेंज हो चुका है, इसलिए इसको तो अरेंज करने की बात ही नहीं होगी, ये इनपुट में ही खुद अरेंज है। तो नेक्स्ट वन अगर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इस पार्ट पे हम करें तो हम क्या अरेंज करने का प्रयास करेंगे, तो हम नेक्स्ट पार्ट को जब अरेंज करने का प्रयास करेंगे तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बेटर को यहाँ पे ले जाएंगे और जैसे ही मैंने बेटर को अरेंज किया हमारा बर्ड ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, हमारा इन ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, हमारा बर्ड ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, इन ऑटोमेटिक अरेंज हो गया और उसके बाद जो है इन ऑटोमेटिक अरेंज नहीं किया है, इन ऑटोमेटिक अरेंज नहीं किया, इनको नहीं अभी करेंगे, इन ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। हमारा कहां तक अरेंज हो गया, जैसे ही मैंने यहाँ पे बेटर को डाला, ए के बाद बेटर को लगाया, हमारा बर्ड ऑटोमेटिक अरेंज हो गया और रेस्ट ऑफ ऑल जो है, रेस्ट ऑफ ऑल जैसे है उसके पीछे हमने डाल दिया। और इस पार्ट पे जब अरेंजमेंट करने की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमारा क्या अरेंज किया जाएगा, तो हमने यहाँ पे बुश को अरेंज किया। अब बुश को अरेंज करने के बाद रेस्ट ऑफ ऑल जो है उसके पीछे लगा दिए गए। इस प्रकार से स्टेप फर्स्ट के अरेंजमेंट की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब जब हम स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड पे जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जबकि हमारा स्टेप फर्स्ट में ही ए बेटर बर्ड तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका था, तब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी नियमता जब हम अरेंज करने की बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वन में कौन सा अरेंज होगा, तो नेक्स्ट वन में हम हैंड को उठा के यहाँ पे अरेंज करने का प्रयास करेंगे और जैसे ही हमने हैंड को यहाँ पे लाया, या जो इन और इज है इसको अब अरेंज करने की जरूरत नहीं होगी, या ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। इसका अभिप्राय है कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकेंड स्टेप में ही फुल एंड फाइनल अरेंज हो चुका है। तो क्या अब आगे की प्रक्रिया में क्या होगी यह देखना है, जबकि हमारा सेकेंड पार्ट के साथ क्या हो रहा है हम इस बात को ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमारा सेकेंड पार्ट में जबकि स्टेप फर्स्ट में बुश अरेंज हो चुका था, तो आगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम देखेंगे कि क्या अरेंज किया जाए। तो टी ग्रुप, एस ग्रुप, आई ग्रुप, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम आईएन ग्रुप को उठा के यहाँ पे लाएंगे और आईएन को अरेंज करने के क्रम में आईएन अरेंज हो गया। इस प्रकार से हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पूरा हो चुका है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगली कड़ी में जब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हम क्या देखें कि हमारा पहला जो पार्ट है वो सेकेंड स्टेप में ही फुल एंड फाइनल अरेंज हो चुका है, लेकिन हमारा दूसरा पार्ट जो है अभी फुल एंड फाइनल अरेंज नहीं हुआ है, केवल बुश और इन ही तक ही अरेंज हो चुके हैं। तो अब हम आगे जब देखते हैं तो ये मशीन क्या कर रहा है, तो स्टेप थर्ड में क्या कर रहा है कि पहला पार्ट हूबहू उतार दिया गया, क्योंकि अब तो इसमें अरेंज संभव ही नहीं है, इसमें तो अरेंजमेंट संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ जबकि हमारा स्टेप सेकंड में बुश इन तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका था, तो अब अगली कड़ी में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम देखेंगे कि क्या अरेंज हो सकता है। तो हमारे पास एस ग्रुप का वर्ड स्टक है, इस स्टक को हमने अरेंज किया और स्टक को अरेंज करने के क्रम में ही उसके बाद टीएच ग्रुप, तो टीएचए, टीएचई, टीडब्ल्यू, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमारा स्टक के अरेंज करने के क्रम में ही हमारा देन ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, इसलिए इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई स्टेप आपको नहीं मिलेगा। अब हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ड टीडब्ल्यू, टीएचई, दो वर्ड बच गया है और यहाँ पे तो सेकंड पे ही अरेंज हो चुका था कंप्लीटली। हम क्या देख रहे हैं कि आगे के चरणों में केवल रिपीटेशन किया जा रहा है, ये रिपीट किया जा रहा है केवल। तो यहाँ पे क्या आप करेंगे, जबकि मेरा बुश इन स्टक देन तक अरेंज हो चुका है, अगली कड़ी में हम क्या करेंगे, दो को अरेंज करेंगे और दो को जैसे ही मैंने दो को अरेंज किया टीडब्ल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे अरेंज हो गया। तो इस मॉडल में हमने क्या देखा, इस मॉडल में हमने देखा कि दिए गए इनपुट को सबसे पहले दो बराबर भागों में विभक्त किया गया है और इन एवरी स्टेप दोनों ही पार्ट से एक एक वर्ड को
अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज किया जा रहा है। अरेंजमेंट के क्रम में यदि कोई शब्द ऑटोमेटिक अरेंज हो जाए तो उसके लिए स्टेप काउंट नहीं किया जा रहा है। आफ्टर ऑल एक बात और देखा गया कि यदि अरेंजमेंट के क्रम में कोई भाग अन्य भाग के तुलना में पहले अरेंज हो जाता हो तो तब तक उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी जब तक कि नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीटली अरेंज ना हो जाए, और इस प्रकार से फाइनल स्टेप का निर्धारण उस पार्ट के आधार पे किया जाएगा जो अंत में अरेंज किया हो। तो कहने का अर्थ है कि सेकेंड पार्ट को अरेंज करने में हमने 4 स्टेप लेना पड़ा, जबकि हमारा पहला पार्ट 2 ही स्टेप में क्लियर हो गया था। तो अगर यह पूछा जाए कि इस दिए गए इनपुट का अंतिम चरण क्या होता, तो अंतिम चरण 4 ही माना जाएगा, क्योंकि मॉडल कहता है कि अगर एक पार्ट पहले भी अरेंज हो जाए और दूसरा पार्ट अरेंज ना हो तो आप कंप्लीट फिनिशिंग मॉडल ने आप फिनिश स्टेप आप नहीं कर सकते, फाइनल स्टेप नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल स्टेप का निर्धारण उस पार्ट के आधार पे किया जाएगा जो लास्ट में अरेंज होगा, बशर्ते कि उसके सहयोगी पार्ट पहले ही क्यों ना अरेंज हो जाए। अगर वो पहले अरेंज हो जाते हैं तो वो तब तक उसकी पुनरावृत्ति केवल की जाएगी जब तक कि नेक्स्ट पार्ट भी अरेंज ना हो जाए। तो इस प्रकार से आपने इसकी बारीकियों को समझा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। क्लियर? तो अब चलते हैं निम्नलिखित इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा। आपको एक इनपुट दिया गया है, तो हमने तो सबसे पहले बताया कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं। मॉडल का प्रॉपर्टी क्या है? मॉडल का प्रॉपर्टी है कि सबसे पहले तो हमको दिए गए इनपुट को 2 बराबर भागों में विभक्त करना है, और विभक्त करते हुए इन एवरी स्टेप दोनों भागों से एक एक वर्ड को अरेंज करना है, और ये प्रक्रिया अपनानी है। अगर कोई पहले अरेंज हो जाता हो तो वह केवल रिपीट किया जाएगा, जबकि जब तक नेक्स्ट अरेंज नहीं हो जाता फुल एंड फाइनल तब तक अरेंजमेंट की प्रक्रिया होगी अगर फाइनल स्टेप की बात की जाए। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप की बात की जा रही है, हम 3 ही वर्ड अरेंज करेंगे। अगर कोई एक ही स्टेप में अरेंज हो जाए और दूसरा अरेंज ना हुआ हो तो वहां 3 स्टेप तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है। दैट इज मीन्स हमारा 5-5 का हाफ बनेगा, दोनों हाफ में 5-5 वर्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 एक ग्रुप में यहां तक रहेगा, दूसरा ग्रुप में यहां तक रहेगा। 1 2 3 4 5 और दोनों ही ग्रुप से हम एक एक वर्ड को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जब हम पहले ग्रुप से अरेंज करने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन वर्ड जाएगा? ऑलवेज। हमारा सबसे पहले ऑलवेज अरेंज होगा, और इस ग्रुप से जब हम अरेंज करने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा एफ ग्रुप का 2 वर्ड है, एफ आई एफ ए। तो सबसे पहले मेरा 1 नंबर पे कौन जाएगा? एफ ए ग्रुप जाएगा। तो पहली अरेंजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम सेकेंड देखेंगे कि सेकेंड स्टेप में कौन सा वर्ड जाएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो नेक्स्ट वन, इसमें अगर अरेंज करने की बात करें तो हम अगली कड़ी में ए ग्रुप के बाद बी सी डी नहीं है, इसलिए ई ग्रुप का वर्ड जाएगा 2 नंबर पे, ये अरेंज करेंगे। और 2 नंबर को अरेंज करने के बाद एक चीज हम क्या देख रहे हैं था, 2 नंबर अरेंज हो गया। चलिए आगे अब यहाँ पे अरेंज करने की बात की जाए। यहाँ पे जब हम अरेंज करने की अगर बात करते हैं, ऑलवेज एवरी इन थिंग यूनिक, ठीक बोल रहे थे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ऑलवेज को आपने अरेंज किया, एवरी को अरेंज किया, आई एन ग्रुप तो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, उसके बाद टी ग्रुप भी आपका ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि ऑलवेज और एवरी 2 स्टेप लेने के बाद इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। टीएच ग्रुप ऑटोमेटिक होगा, वाई ग्रुप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या हमने देखा कि यह 2 स्टेप में ही पूरा हो चुका है। पहला पार्ट जो है, जैसे कि मॉडल में भी आपने देखा था, ऐसा नहीं कहिएगा कि क्या सर ऐसे प्रश्नों में पहला स्टेप 2 ही स्टेप में पूरा हो जाता है। नहीं, ये एक वो इंसिडेंट है, मज संयोग है कि यहाँ पे भी 2 स्टेप में ही पहला स्टेप पूरा हो चुका है, ये 3 तक गया ही नहीं। क्योंकि मैंने पहले स्टेप के रूप में ऑलवेज को अरेंज किया, दूसरा में एवरी अरेंज होगा, उसके बाद तो आई एन और थिंग और यू ये तो ऑटोमेटिक अरेंज होगा, इसको तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 1 2 यहाँ पे अप्लाएंगे ये सेल्फ अरेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा उसके लिए आपको कोई स्टेप काउंट नहीं दिया जाएगा। हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे
इसका जो सहयोगी पार्ट है को पार्ट, उस पर देखेंगे कि वहां पे वह 3 तक जा रहा है कि नहीं। तो 1 नंबर पे मेरा फॉल्ट तो अरेंज हो गया। 2 नंबर पे अरेंज करने की बात करेंगे तो हम फाइंड को अरेंज करेंगे, ये 2 गया। और अब यहाँ पे एक और अरेंजमेंट संभव है, और वो संभव क्या है कि तीसरी कड़ी में जब अरेंजमेंट करने की बात आएगी तो मेरा एक एस ग्रुप भी अरेंज हो सकता है। तो ये सम अरेंज हुआ, उसके बाद हमको आगे अरेंज करना ही नहीं है, क्योंकि 3 अरेंजमेंट की ही बात की गई है कि इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा। जबकि अरेंज करने की बात की जाए तो आप अरेंज कर सकते थे, क्योंकि 1 मिनट, फॉल्ट फाइंड सम, फॉल्ट फाइंड सम, आपको यहाँ पे 2 को टपा के लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्राई वहां आगे है। तो एक अरेंजमेंट और हो सकता था, लेकिन हमें एक अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि प्रश्न हमें तीसरा स्टेप पे ही जाने कह रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये 2 स्टेप में ही पूरा हो गया तो तीसरा कैसे होगा। तो हम बताएंगे कि इस मॉडल में भी तो आपने देखा था कि पहला पार्ट 2 ही स्टेप में पूरा कंप्लीट फुल एंड फाइनल हो गया था। तो वह तब तक रिपीटेड किया गया था जब तक कि फुल एंड फाइनल सेटअप नहीं हो जाए। तो तीसरे स्टेप पे जाना है, तो तीसरे स्टेप में ये केवल रिपीट करेगा, और इसको हम 3 स्टेप में जैसे एज यूजुअल पढ़े थे वैसे रीड करेंगे। तो ये क्या पढ़ाएगा, ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, ऑलवेज एवरी इन। तो ये तो ऑलवेज इन हो रहा है, ये तो नहीं होगा। ये भी तो ऑलवेज इन हो रहा है, ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पढ़ना है ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, ऑलवेज एवरी इन थिंग यू। ये तो जा रहा है, ये तो सही आपका आ रहा है कि ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, क्योंकि यहाँ पे भी हम 2 भाग में बांट के रीड करेंगे। यहाँ पे भी जो रीड करेंगे 5-5 के खंड पे ही रीड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5-5 पर ही। तो यहाँ पे हमको पढ़ना था आफ्टर द अरेंजमेंट, क्या तीसरे स्टेप पे ही पढ़ा जाता ऑलवेज एवरी इन थिंग यू। तो यहाँ तो ऑलवेज एवरी इन थिंग यू नहीं हुआ है, ऑलवेज इन है, यहाँ भी ऑलवेज इन है, तो ये कट गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, ये पार्ट तो सही जा रहा है। और इस पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, तो फॉल्ट फाइंड सम ट्राई टू, फॉल्ट फाइंड सम ट्राई टू। तो ये भी मेरा फॉलो कर गया, और ये भी मेरा फॉलो इसमें कर रहा है। क्या ये फॉलो कर रहा है, तीसरे स्टेप के रूप में हम इसको 2 में हुआ है तो तीसरा में ये रिपीटेशन होगा। तो ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, देखिए यहाँ पे ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, और ये पढ़ते हैं फॉल्ट फाइंड सम ट्राई टू, फॉल्ट फाइंड सम ट्राई टू। तो ये फॉलो अप कर रहा है, लेकिन चूंकि नन ऑफ दीज के भी ऑप्शन दिए गए होते हैं, चूंकि नन ऑफ दीज के भी ऑप्शन दिए गए होते हैं, इसलिए हमें और भी देखना पड़ेगा क्या कि कोई और भी ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने क्या यहाँ पे देखा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है 2 नंबर तो हमारा, 1 नंबर तो कैंसिल हो गया, 1 नंबर कैंसिल हो गया, क्योंकि हम रीड करेंगे ऑलवेज, ऑलवेज, 1 मिनट, क्या कर दिए, एक नंबर पे ऑलवेज गया, 2 पे हम लोगों ने 1 नंबर पे ऑलवेज, 2 पे हमारा एवरी गया है, ऑलवेज एवरी इन थिंग यू। तो ऑलवेज एवरी इन थिंग यू यहां तक ही आ रहा है। पहला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा जाएगा ऑलवेज एवरीथिंग यू, यहाँ ऑलवेज इन है, इसलिए
हमारा पहला ऑप्शन जो है वह निरस्त हो रहा है। पहला ऑप्शन जो है हमारा कट जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। हम तीसरे ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑलवेज एवरी थिंग यू आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं तो फॉल्ट फाइंड सम, फॉल्ट फाइंड सम, ट्राई टू, फॉल्ट फाइंड सम, ट्राई टू, फॉल्ट फाइंड सम, ट्राई टू यहां पढ़ा रहा है। इस पर अगर गौर करें तो ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, फॉल्ट फाइंड सम टू ट्राई हो रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। इसका अभिप्राय है कि इसका आंसर 3 नंबर होगा। विकल्प 3 बिल्कुल सही है। कहने का अभिप्राय है यदि यह इनपुट है, इसका तीसरा स्टेप कैसे पढ़ा जाएगा तो ऑलवेज, सबसे पहले ऑलवेज एवरी इन थिंग यू ये पढ़ा जाएगा, ऑलवेज एवरी इन थिंग यू, और इधर से फॉल्ट फाइंड सम ट्राई टू ये होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है निम्नलिखित इनपुट का पहला चरण क्या होगा। कहने का अभिप्राय है कि केवल एक अरेंजमेंट आपको करना है। इनपुट ये दिया गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यह मॉडल बता रहा है कि दिए गए इनपुट को सबसे पहले इनपुट में दिए गए शब्द को 2 भाग में विभक्त करना है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, तो हम 3-3 के खंड में अरेंज करेंगे, विभाजित करेंगे। 1 2 3, 3-3 के खंड में हम विभाजित करेंगे, और दोनों ही खंडों से केवल एक स्टेप हमें लेना है। उसी प्रकार विकल्प को भी हम 3-3 वर्ड के खंड में कर देंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, और हम देखेंगे कि एक स्टेप अरेंज करने के बाद हमारा कौन सा विकल्प उस चीज को फॉलो करेगा। तो अगर अरेंजमेंट करने की बात की जाए तो ऑलवेज तो खुद पहले ही ऑलरेडी अरेंज है, इसको तो अरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ये दिया ही गया है इनपुट में ही ऐसा। तो 1 नंबर अरेंज करने की बात करेंगे तो इस ग्रुप से मेरा क्या अरेंज होगा, अराउंड, मेरा अराउंड अरेंज होगा। दैट इज द ऑलवेज स्वतः अरेंज है, एक से भी पहले यहाँ पे ही आके लग जाएगा बस। और इस ग्रुप में भी तो आप वही कहानी देख रहे हैं कि बिफोर तो खुद ब खुद पहले से ही अरेंज हो चुका है, उसको तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उस स्थिति में आपको अरेंज करने की जब बात करेंगे तो 1 नंबर पे आप लीप अरेंज कीजिएगा। और आपने यहाँ पे क्या देखा कि फुल एंड फाइनल ये एक स्टेप में अरेंज भी हो जा रहा है, ये कंप्लीट एक अरेंज में एक स्टेप में ही हो जा रहा है। तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे पहला स्टेप के रूप में, अगर ये इनपुट है तो पहला स्टेप क्या होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे कि ऑलवेज अराउंड लुक। तो ऑलवेज अराउंड लुक, ऑलवेज अराउंड लुक, देखिए इसमें भी ऑलवेज अराउंड लुक, ऑलवेज अराउंड लुक, ये नहीं होगा कैंसिल, और इसमें भी ऑलवेज अराउंड लुक। ये तीनों विकल्प 1 2 3 पहले खंड के आधार पे दावा अपना ठोक रहा है। और नेक्स्ट खंड में हम क्या पढ़ेंगे, तो बिफोर के बाद यहाँ पे लीप आ जाएगा, बिफोर के बाद यहाँ पे लीप आएगा, तो बिफोर लीप यू, तो बिफोर लीप यू, देखिए बिफोर लीप यू फॉलो कर रहा है, ये लीप बिफोर कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, 1 नंबर आपका कैंसिल हो गया, 2 नंबर फॉलो कर रहा है। और आप यहाँ पे इसको तो काट ही चुके थे, यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि बिफोर लीप यू ये भी फॉलो कर रहा है। कहने का अभिप्राय है आप क्या देख रहे हैं कि ये पार्ट भी फॉलो किया, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑलवेज यहाँ पहले आना चाहिए, ये भी कैंसिल है आपका। केवल इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऑलवेज अराउंड लुक, ऑलवेज अराउंड लुक ये फॉलो कर रहा है, और बिफोर यहाँ पे ऑलरेडी है, ये लीप आएगा तो बिफोर लीप यू ये फॉलो किया, अर्थात पहला स्टेप हमारा ये है। क्लियर? नेक्स्ट, टेक इट ऑन एज इफ वेयर इज बेसिस का अंतिम चरण क्या होगा, आपको बोल रहा है कि ये कौन से स्टेप में फुल एंड फाइनल अरेंज हो जाएगा। तो दिए गए इनपुट के मॉडल के नियमानुसार हमें दिए गए इनपुट में प्रयुक्त शब्दों को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है, तो 4 4 का 2 खंड बनेगा, तो 1 2 3 4
चार चार के दो खंड बनेंगे और दोनों ही खंड को हमको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना है। ऑप्शन को भी हम दो भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ऑप्शन को भी हमने दो भागों में बांटा है, 1 2 3 4, और हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प फॉलो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर अरेंज करने की बात की जाए तो पहले पार्ट में सबसे पहला मेरा कौन अरेंज होगा? एज, रेस्ट ऑफ ऑल बैक। दूसरे पार्ट में अरेंजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहला मेरा कौन होगा? एक नंबर पे बेसिस एंड रेस्ट ऑफ ऑल बैक। आफ्टर ऑल यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने बेसिस को अरेंज किया, सेकेंड पार्ट के बेसिस को जैसे ही मैंने अरेंज किया, मेरा आईएफ ग्रुप ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। दैट मीन्स ये 1 के बाद का सेल्फ अरेंजमेंट है, इसको आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये 1 के बाद का सेल्फ है, ये 1 के बाद का सेल्फ है। अगली कड़ी में जब हम यहाँ पे अरेंज करने की बात करते हैं तो एच के बाद मेरा नेक्स्ट वन जो अरेंज होगा वह आईटी ग्रुप अरेंज होगा। नेक्स्ट वन में आईटी ग्रुप होगा। और इधर से जब अरेंज करने की बात करते हैं तो जबकि मेरा बेसिस एंड इफ, बेसिस तो एक नंबर पे हो चुका है और इफ बेसिस के अरेंज होने पर ऑटोमेटिक अरेंज हो चुका है, तो हमारा 2 नंबर पे इज जाएगा। और क्या हम देख रहे हैं कि बेसिस इफ इज वेयर करने पे ये सेकेंड स्टेप में ही फुल एंड फाइनल अरेंज हो चुका है। लेकिन इसके आधार पे निर्धारण हमें नहीं करना है, जो अंत में निर्धारित कराएगा उससे करना है, क्योंकि अभी अरेंजमेंट यहाँ पे संभव है। 1 नंबर पे जब मैंने एज ले गया, 2 नंबर पे इट और 3 नंबर पे हम क्या ले जाएंगे? तो ऑन ले जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि यह पार्ट तो 2 ही स्टेप में क्लियर हो गया, 2 ही स्टेप में फुल एंड फाइनल अरेंज हो चुका था, लेकिन हमको इस पार्ट को 3 अरेंजमेंट लेना पड़ा और 3 अरेंजमेंट लेने के बाद ये फाइनल हुआ। तो इसका प्रारूप, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, रूपरेखा होगा, क्या होगा अंतिम चरण के रूप में? अगर अंतिम चरण पूछता तब तो हम बता देते 3 नंबर, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ रहा है, सेंटेंस फॉर्म में अगर पूछ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? तो 1 नंबर पे हमारा एज जाएगा, एज इट ऑन टेक, एज इट ऑन टेक, ये एज इट ऑन टेक, एज इट ऑन टेक, यहाँ एन इट ऑन टेक है, जबकि यहाँ 1 मिनट हो सकता है ये एन नहीं हो, ये एज हो, एरर हो। चलिए देखते हैं। एज इट ऑन टेक अगर इसको मान लिया जाए एरर और इसे फॉलो कर रहा है माना, और यहाँ पे बेसिस, बेसिस इफ इज वेयर होना चाहिए, जबकि बेसिस इफ वेयर इज, तो कहने का अर्थ ये नहीं है, गलत है। हम यहाँ पे चलेंगे, क्या पढ़ेंगे? एज इट ऑन टेक, एज इट ऑन टेक नहीं है, यहाँ एज इट टेक ऑन है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे अगर चलते हैं तो क्या पढ़ेंगे? एज इट ऑन टेक, एज इट ऑन टेक यहाँ फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? तो बेसिस को पहले पढ़ते हैं, जबकि यहाँ वेयर लाया जा रहा है, इसलिए गलत हो गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ले रहे हैं तो एज इट ऑन टेक ये सही जा रहा है, और यहाँ पे बेसिस के बाद यहाँ पे इफ आना चाहिए, जबकि यहाँ पे इज को लाके दिखाया गया है, इसलिए ये भी गलत है। इसका अभिप्राय है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी इसका अंतिम स्टेप नहीं दर्शाया गया, अर्थात हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं के रूप में जाएगा। क्लियर? एज इट, 1 मिनट, एज इट ऑन टेक, एज इट ऑन टेक, बेसिस, ठीक, बिल्कुल सही। इसका कोई भी विकल्प में इसका अंतिम स्टेप नहीं दर्शाया गया है। इसका अंतिम स्टेप की अगर बात करें तो यह कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, एज इट ऑन टेक। एक पार्ट में ऐसे पढ़ेगा एज इट ऑन टेक, दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से रहेगा, बेसिस, बेसिस इफ इज वेयर, एज इट ऑन टेक, बेसिस इफ इज वेयर, जैसा कि किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसका आंसर विकल्प 5 होगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से कोई भी इसका अंतिम स्टेप नहीं है। इसका अंतिम स्टेप कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पे कहा जा रहा है
कि यदि किसी इनपुट का पहला स्टेप ऑल एम ड्यू टू अ मीट इन सर्कस, तो इसका निश्चित रूप से निम्न में से कौन सा इसका निश्चित रूप से निम्न में से कौन सा इसका निश्चित रूप से इनपुट होगा, यह प्रश्न में होना चाहिए। यदि किसी इनपुट का प्रथम चरण इस प्रकार था ऑल एम ड्यू टू अ मीट इन सर्कस, तो निम्न में से कौन सा इसका निश्चित रूप से इनपुट होगा, यह पूछा जा रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे महात्मा लोग जो है बोलते हैं कि अगर आउटपुट दिया गया है तो आउटपुट के आधार पे इनपुट तय नहीं किया जा सकता, मार दीजिए। लेकिन ऐसी ये गलत भ्रांति है। आउटपुट के आधार पे भी इनपुट का निर्धारण किया जा सकता। ऐसा नहीं आप कह सकते कि नहीं निकाला जा सकता। समझ रहे हैं ना? ऐसा आप नहीं कर सकते कि हमरा क्या करना, तय नहीं कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मॉडल हम दिए गए शब्द को दो वर्गों में विभक्त करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है, तो 1 2 3 4 4 के खंड में सबसे पहले मैंने विभाजित कर दिया। और ऑप्शन को भी कर दीजिए दो पार्ट में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे मैंने दो पार्ट में ऑप्शन को भी कर दिया। और कहा जा रहा है कि यदि किसी इनपुट का प्रथम चरण इस प्रकार था तो इसका इनपुट क्या होगा निश्चित रूप से। तो महात्मा लोग कहते हैं कि हम क्या जाने, बहुत सारे महात्मा कहते हैं हम क्या जाने क्या होगा, बहुत कुछ होगा, तय नहीं किया जा सकता, मार दीजिए। लेकिन उनको यह मालूम ही नहीं है कि तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन कब लिया जाता है, जिसकी भ्रांति मैंने दूर कर दी है। और वैसे महात्मा जो ऐसा कहते हैं, अगर वो देख रहे होंगे हमारे लेक्चर को, तो शायद उनका भ्रम टूट गया होगा, उनके नजरों पे जो एक मोटा पर्दा चढ़ा हुआ वो पर्दा उतर गया होगा कि कब वो क्या कहें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यदि ये पहला स्टेप है, अब पूछ रहा है कि इसका मदर इसमें कौन है, किसको मशीन में हम डाले थे इनिशियल, जो कि ऐसा पहला स्टेप पे निकला। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, जिस भी विकल्प में केवल एक वर्ड को आप अरेंज करें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जिस भी विकल्प में केवल एक वर्ड को आप अरेंज करें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जो नियम मॉडल में बताया जा रहा है, और ऐसा अगर पढ़ा जाए तो आप सीधे कह दीजिएगा कि मशीन में वही डाला गया था इनिशियल स्टेज पे, अर्थात वही इनपुट है। ये नहीं कहिएगा हमको क्या पता, हमरा क्या पता। बहुत सारे गुरु घंटाल कहते हैं ऐसे प्रश्नों में हमरा क्या पता, तय नहीं किया जा सकता। तो गुरु घंटाल लोग जरा देख ले, जो भ्रम का चश्मा आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ है, नजरों पे चढ़ा हुआ है, वो उतर जाएगा। पढ़ाने के क्रम में थोड़ा सा अध्ययन करके पढ़ाइए। झूठे खामखा कैंडिडेट को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं कीजिए। कैंडिडेट के भविष्य से खेलने का प्रयास न करें। जानकारी अगर नहीं हो तो अनावश्यक जो है बोलने का प्रयास नहीं करें, उल्टा सीधा बताने का प्रयास नहीं करें, पहले खुद अध्ययन कर लें। क्लियर? हम दिखाते हैं कि कैसे आउटपुट से इनपुट डिराइव किया जाता है, कैसे निकाला जा सकता है। खुद देख लें, गुरु घंटाल लोग भी देख लें, महात्मा लोग भी देख लें कैसे निकाला जाता है। हमने कहा कि यदि ये पहला स्टेप है तो मशीन में इसने इनिशियली क्या डाला गया था, कुछ नहीं करना है। आपको वैसे विकल्प का चयन करना है, दिए गए विकल्पों में से जिस भी विकल्प में हम केवल एक अरेंजमेंट करें, एक वर्ड को अरेंज करें और ऐसा पढ़ा जाए तो डेफिनेटली वही मशीन में डाला गया था। तो यदि हम यहां चलते हैं तो यहां पे गौर कीजिए, आ मीट इन सर्कस, ये तो पूरा आपका दिख रहा है कि जैसा वहां लिखा हुआ है वैसा ही लिखा हुआ है। और अगर हम एक बार अरेंज करने की बात करें, इसमें अगर हम अरेंज करने पर अगर जोर भी दें, इस पार्ट में अगर अरेंज करने पे जोर भी दें,
तो एक अरेंज करने पे पहला अरेंजमेंट में ही तो आपका सर्कस यहां पे आ जाएगा, तो वैसा तो होगा ही नहीं, वैसा तो होगा ही नहीं। और इधर से अगर करने की बात करते हैं इस पार्ट में, एक नंबर पे जैसे ही आपका ऑल जाएगा तो ऑल एम, ये जू टू नहीं टू जू पढ़ाने लगेगा, ऑल एम टू जू, जबकि वहां ऑल एम जू टू होना चाहिए। कह रहा है कि कौन सा इनपुट है जिसमें एक संशोधन करने पे ऐसा हो, प्रथम चरण में ऐसा निकल रहा है। तो अगर इसमें से कोई इनपुट होगा और एक स्टेप हम ले और ऐसा पढ़ा जाए तो डेफिनेटली वही इनपुट है। तो पहला वाला तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अगर अरेंज किए कि बिना अरेंज किए ही दूसरा पार्टी मेरा फॉलो कर रहा था, और अरेंज किए तो यहां से एक के बाद सर्कस आ गया, तो मेरा ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा है। और इसको अरेंज करने की बात करते हैं, एक वर्ड अरेंज करना है क्योंकि पहला स्टेप बताया जा रहा है, एक बार अरेंज करने पर ही मेरा ऑल एम टू जू हो रहा है, जबकि ऑल एम जू टू होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर इसको अरेंज करते हैं, एक नंबर पे अरेंज करने पे मेरा ऑल गया, और ये ऑल एम जू टू, ऑल एम जू टू ये पार्ट तो पढ़ा जा रहा है। और इधर अगर अरेंज करते हैं, एक नंबर पे मेरा ए अरेंज होगा, या ए इन मिड सर्कस, जबकि ए मिड इन सर्कस वहां पे है, तो यह भी नहीं हो सकता इनपुट। लेकिन जब इसको अरेंज करने की बात करें तो एक नंबर पे मेरा ऑल अरेंज हुआ, तो क्या पढ़िएगा, ऑल को आगे यहां ले आइएगा, ऑल एम जू टू फॉलो कर रहा है, ऑल एम जू टू ये फॉलो कर रहा है आने पर। और यहाँ पे एक नंबर पे जब हमने ए को अरेंज किया, ये जब यहां आ जाएगा मिट के पहले, तो आ मिट इन सर्कस, आ मिट इन सर्कस। तो कहने का अर्थ है विकल्प 3 बिल्कुल कंप्लीट फॉलो कर गया, कि अगर विकल्प 3 में हम केवल एक स्टेप अरेंज करते हैं, केवल एक वर्ड को अरेंज करते हैं, तो एक वर्ड को अरेंज करने के बाद ही हमें ऐसा प्राप्त हो जा रहा है। अर्थात निश्चित तौर पे यदि प्रथम चरण ये है तो इसका इनपुट, इसका मदर यही है, क्योंकि एक स्टेप हम यहाँ पे केवल लिए, तो ये ऑल एम जू टू फॉलो किया, और यहाँ से ए को अरेंज किए तो अमिट इन सर्कस फॉलो कर गया। इसलिए हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है, 3 नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। यदि यह पहला स्टेप है तो उसका निश्चित तौर पर इनपुट ये 3 नंबर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट इल गो ऑल फेड डू इन डॉट डेप, इल गो ऑल फेड डू इन डॉट डेप का कौन सा चरण ऐसा होगा, कब ऐसा, किस स्टेप में ऐसा पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम दिए गए इनपुट में प्रयुक्त शब्दों को 2 खंडों में विभक्त करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ वर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 के क्रम में, 4 4 के क्रम में हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, और हम इसको अब अरेंज करेंगे और देखेंगे कि कब ऐसा पढ़ा जा रहा है, कितने अरेंजमेंट करने पे पढ़ा जा रहा है, हम पढ़ते भी जाएंगे। यहाँ पे भी हम 2 खंड कर देते हैं, 1 2 3 4, और दोनों साइड हम अरेंज कर रहे हैं। अगर पहला अरेंज यहाँ पे किए तो एक नंबर पे ऑल को अरेंज करेंगे, तो ये क्या पढ़ाएगा, ऑल इल गो, तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर अरेंज करने की बात करें तो सबसे पहले यहाँ डीओ ग्रुप, डीए ग्रुप, डीए ग्रुप, डीए ग्रुप पे डीआर, डीएम, एक नंबर पे मेरा डैम जाएगा, एक नंबर पे मेरा डैम चले गया। तो एक नंबर पे जब हमने डैम को भेजा, क्लियर। अब जो है तो मेरा यहाँ क्या ही पढ़ाएगा, डैम डू, नहीं मिल रहा है। 2 नंबर जब हम अरेंज करेंगे तो यहां से हम फैट को अरेंज करेंगे, और ये क्या पढ़ाएगा, ऑल फैट इल गो, नहीं मिल रहा है। इधर से अगर करने का प्रयास करते हैं तो 2 नंबर पे हम क्या अरेंज करेंगे, डाट को अरेंज करेंगे। 2 नंबर पे हमारा डाट अरेंज होगा, हम क्या पढ़ेंगे, डैम डाट डू इन। ये 2 अरेंजमेंट करने के पर ही ऐसा पढ़ाने लगा। 2 अरेंजमेंट करने पर इस पार्ट में 2 अरेंज हमने जब किया तो ये कंप्लीटली कहिए कि सेटअप ही हो गया, फुल एंड फाइनल अरेंज हो चुका है। लेकिन यह मॉडल तो कहता है कि जो अंत में अरेंज होगा उसके आधार पर लास्ट स्टेप का निर्धारण होगा, जबकि ये 2 में ही फाइनल कर चुका है। 1 नंबर पे मैंने डैम को अरेंज किया, डैम को, 2 नंबर पे डाट को अरेंज किया, डीओ ग्रुप ऑटोमेटिक लग गया, आई ग्रुप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो डैम डाट टू इन इधर 2 स्टेप में ये अरेंज हो चुका है, लेकिन इधर हमको अरेंज करने का मौका है। तो तीसरी कड़ी में जब अरेंज करने की बात होगी तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम जी ग्रुप को अरेंज करेंगे,
तो ऑल फैट गोइल डोएम डार्डुइन, इसका अभिप्राय है कि 1 2 3 आगे करके इल को पीछे, तो ऑल फैट गोइल फॉलो किया और इधर 2 में ही हो गया था। लेकिन चूंकि ये स्टेप, ये पार्ट 3 अरेंजमेंट करने पे हुआ, तो अंतिम स्टेप का निर्धारण उस पार्ट के आधार पे किया जाता है जो अंत में होता हो। इस प्रकार से इस इनपुट का अंतिम चरण जो होगा वह 3 नंबर स्टेप माना जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से यह मॉडल आपका क्लियर होता है। एक मिनट, कहाँ चले गए सुजय जी? कितना टाइम हो गया जरा देख लीजिए ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा भी तो नहीं करना है। हाँ, इसीलिए देखिए तो कितना समय हुआ, कितना समय हो गया। 51 हुआ है, तब तो खींच सकते हैं क्या? 5 और बचा हुआ है। हाँ, खींचा जाएगा, तो तेजी से खींचेंगे। तो इस प्रकार से, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। तो इस प्रकार से इस मॉडल का जो है पूरा प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, यह मॉडल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 16 से 20 नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक सब संयोजन मशीन को जब इनपुट की एक लाइन दी जाती है तो उसे यह निम्न प्रकार से व्यवस्थित करती है। हम मॉडल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले जब भी इस प्रकार से प्रश्न सामना हो, आप मॉडल का ऑब्जर्वेशन कीजिए कि ये जो मॉडल है ये निर्देश नहीं है। बहुत सारे लोग इसको निर्देश कहते हैं, गलत कहते हैं। निर्देश तो ये है भाई, ये मॉडल है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटेड मॉडल है, एक डेमोन्स्ट्रेट है, आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि यहां से आपको एक क्लू है, आपको यहां से पकड़ना है कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये भी वर्ड बेस्ड है और यहाँ पे देखेंगे कि क्या शब्दों को बेतरतीब इधर उधर भगाया जा रहा है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया। अगर बेतरतीब भगाया जाए तो वैसे प्रश्न डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पे आधारित होते हैं, शिफ्टिंग पे आधारित होते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डर पे जा रहा हो, कोई एक सिस्टमेटिक ऑर्डर चल रहा हो, तो हम वहां पे देखेंगे कि क्या ऑर्डर है। तो हम यहाँ पे अगर लास्ट स्टेप पे ऑब्जर्वेशन करें तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पे जेड ग्रुप है, फिर डब्ल्यू ग्रुप है, फिर डब्ल्यू ग्रुप है, टी ग्रुप है, आर ग्रुप है, पी ग्रुप है, ए ग्रुप है। इसका अभिप्राय है कि हम कह सकते हैं कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, या अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी है, अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी है। ये शब्दकोश के विपरीत क्रम में यहाँ पे शब्दों को अरेंज किया जा रहा है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वही बातें होगी कि इन एवरी स्टेप जो है यह मशीन एक वर्ड को शब्दकोश के विपरीत क्रमानुसार अरेंज कर रही है, और इस क्रम में कोई ऑटोमेटिक अरेंज हो जाए तो यहाँ पे भी उसके लिए कोई स्टेप काउंट नहीं किया जाएगा। यह बात ही यहाँ पे हो रही है। तो हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तब यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट का ऑब्जर्वेशन अगर करते हैं तो अब देख रहे हैं कि चरण फर्स्ट में, जब इनपुट से चरण फर्स्ट में हम जा रहे हैं तो सबसे पहले जो हायर लेटर है, हायर वर्ड है, हायर लेटर से युक्त वर्ड जेड ग्रुप, उसको सबसे पहले लाया गया। इसका अभिप्राय है कि ये शब्दकोश के विपरीत क्रम में अरेंजमेंट हो रहा है। शब्दकोश के क्रमानुसार, ये शब्दकोश के विपरीत क्रमानुसार कहिए, रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी अरेंज हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि अगली कड़ी में, जबकि मेरा जेड अरेंज हो चुका है, अगली कड़ी में किसको अरेंज किया, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हायर लेटर वाला वर्ड लाया जाएगा, हायर लेटर से युक्त वर्ड। तो यहाँ पे डब्ल्यूओ ग्रुप लाया, क्योंकि डब्ल्यूए नहीं आएगा पहले, रिवर्स में अधिक मान वाले लेटर वाले ये वर्ड जो होंगे वो पहले आएंगे। तो यहाँ पे वर्ड को अरेंज किया गया, और वर्ड को अरेंज करने के क्रम में ही आपका जो वास्ट है वो ऑटोमेटिक अरेंज हो चुका है। वर्ड को अरेंज करने के क्रम में ही
आपका वास्ट ऑटोमेटिक अरेंज हो चुका है। अब जब दूसरे स्टेप से हम तीसरे स्टेप में जाते हैं, जबकि हमारा वास्ट तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका था, अगली कड़ी में हमारा यहाँ पे जो है, नहीं वास्ट नहीं, यहाँ टाउन तक आपका अरेंज हो चुका है। टाउन तक जबकि आपका अरेंज हो चुका है, तो अगली कड़ी में रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी के मुताबिक हमारा यहाँ पे क्या आएगा, अगली कड़ी में हमारा रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी के मुताबिक अगर हम बात करें, रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू बात करें, जबकि हमारा टाउन तक अरेंज हो चुका है, तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी के मुताबिक अगर बात हम करेंगे, तो अगली कड़ी में हम जब दूसरे से तीसरे में आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग रिंग को अरेंज करेंगे। तो हमारे यहाँ रिंग अरेंज हो गया। अब जबकि तीसरे से चौथे जाने की बात होगी, जबकि हमारा रिंग तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, तो अगली कड़ी में ए ग्रुप बी ग्रुप, तो हायर इसमें कौन सा है, बी का अल्फाबेटिकल वैल्यू ए की तुलना में ज्यादा है। और रिवर्स ऑर्डर में करने का मतलब होता है, रिवर्स ऑर्डर में करने का मतलब होता है मैक्सिमम टू आपको मिनिमम की ओर जाना, हायर मान वाले से लोअर मान वाले की ओर जाना है। तो कहने का अर्थ है जेड टू ए के फॉर्म में आपको जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बी ग्रुप का वर्ड को लेंगे और इस प्रकार से जैसे ही अरेंज किया फुल एंड फाइनल अरेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस मॉडल में आपको दिखाया जा रहा है कि शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार नहीं, बल्कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी शब्दकोश के विपरीत क्रम में अरेंज किया जा रहा है। क्लियर? तो ठीक, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा रोका गया था। तो चले देखें, तो हमने बताया है कि शब्दकोश के विपरीत क्रम में अरेंज की जा रही है, यही क्लू प्राप्त हुआ है। इन एवरी स्टेप एक वर्ड को अरेंज किया जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे इनपुट है फॉर श्योर सक्सेस मस्ट रीड परफेक्ट वर्बल रीजनिंग का तीसरा स्टेप कौन सा होगा। कहने करते कि आपको 3 अरेंजमेंट कर देना है रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी के मुताबिक। तो सबसे पहले आप हायर वैल्यू लेटर से युक्त जो वर्ड है उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करें, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे हायर में या एफ ग्रुप, एस ग्रुप, एस ग्रुप, एम ग्रुप, आर ग्रुप, पी ग्रुप, पी ग्रुप, सबसे हायर में आपका कौन जा रहा है, तो 1 नंबर पे आपका भी ग्रुप जा रहा है। 2 नंबर पे जब अरेंज करने की बात की जाए तो एसयू ग्रुप, एसयू ग्रुप, तो एसयू ग्रुप में एसयू आर और एसयू सी, तो सबसे पहले क्या जाएगा, तो एसयू आर मेरा जाएगा, 2 नंबर पे मेरा एसयू आर जाएगा और 3 नंबर पे ऑटोमेटिक एसयू सी जाएगा। तो मेरा 3 वर्ड अरेंज हो चुका है। 1 2 3 को क्रम से 1 2 3 को क्रम से आगे सजा दीजिए और रेस्ट को पीछे कर दीजिए और जैसा पढ़ाएगा देख लीजिए। तो ये क्या पढ़ाएगा, तो वर्बल श्योर सक्सेस, वर्बल श्योर सक्सेस, यहाँ तो वर्बल रीजनिंग है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे वर्बल रीजनिंग है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी जब पढ़ेंगे तीसरे स्टेप की ओर जाएंगे कि हमें कहा जा रहा है कि तीसरा स्टेप जो है निम्न में से क्या होगा। तो मेरा तो पढ़ा जाना चाहिए वर्बल श्योर सक्सेस, तो यहाँ तो वर्बल रीजनिंग है, यहाँ पे भी वर्बल रीजनिंग है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अर्थात यहाँ पे कोई भी इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये जब आप पढ़ते तो आप उसको कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता कि वर्बल श्योर सक्सेस, वर्बल श्योर सक्सेस और उसके बाद मस्ट रीड परफेक्ट रीजनिंग, ऐसे आपको पढ़ना होता है। हम इरेज करके थोड़ा सा सही ढंग से लिख देते हैं, आप देख लीजिए क्या पढ़ेंगे। अगर इसको तीसरे स्टेप में पढ़ने की बात की जाती तो यह कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता। तीसरे स्टेप में इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। कैसे इसको पढ़ते हैं क्या, तो सबसे पहले आपका हम लिखते वर्बल, वर्बल 1 नंबर पे आ गया। 2 पे आपको रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी के मुताबिक श्योर को लेना होता। 3 पे आप सक्सेस को लेते हैं।
उसके बाद आगे का तो अरेंज करना नहीं है क्योंकि तीसरा स्टेप ही पूछा जा रहा है कि तीसरा क्या होगा, रेस्ट ऑफ ऑल पीछे रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर लाते हैं, फॉर के बाद आप यहाँ पे मस्ट लाते हैं, और मस्ट के बाद आप रीड लाते हैं, और रीड के बाद आप क्या लाते हैं, तो परफेक्ट रीजनिंग। उसके बाद आप परफेक्ट रीजनिंग ले आते हैं। क्लियर? इस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसा कि कोई भी विकल्प में हमारा ऐसा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट वन, इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच प्रेजेंट इन दोज। इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच प्रेजेंट इन दोज का कौन सा स्टेप ऐसा पढ़ा जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना अरेंज करने पर, कितने वर्ड को अरेंज करने पर हम ऐसे पढ़ेंगे। तो हम अरेंज करके और रीड करते हुए भी चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी अगर अरेंज करें हायर टू लोअर, तो सबसे पहला अरेंजमेंट में हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले अरेंज करने पे हम लोग लेंगे किसको, सबसे पहले अरेंज करने पे हम वर्ड को अरेंज करेंगे। एक नंबर पे सबसे पहले हमारा वर्ड जाएगा। उसके बाद फिर डब्ल्यू ग्रुप है तो 2 नंबर पे हमारा विच जाएगा। उसके बाद हम हायर वाला लेना है तो 3 नंबर पे हम दोज को ले जाएंगे, तो वर्ड विच दोज। और 4 नंबर पे ये टीएचओ ग्रुप है, ये टीएचई ग्रुप है, फिर आएगा 4 पे टीएचई लाएंगे तो ये क्या पढ़ाएगा, वर्ड विच दोज द, वर्ड विच दोज द अभी नहीं आ रहा है। 5वां नंबर पे हम प्रेजेंट को ले जाएंगे तो ये क्या पढ़ाएगा, वर्ड विच दोज द प्रेजेंट, वर्ड विच दोज द प्रेजेंट इम्पॉसिबल इज इन, बिल्कुल पढ़ा रहा है। इसका अभिप्राय है कि 5 वर्ड को अरेंज करने पे हमारा पढ़ाया। सबसे पहले हमने वर्ड को अरेंज किया, सेकेंड कड़ी पे हमने विच को अरेंज किया, थर्ड कड़ी में हमने दोज को अरेंज किया, चौथी कड़ी में हमने द को अरेंज किया, और 5वें में प्रेजेंट, उसके बाद इम्पॉसिबल आ गया, उसके बाद इज आ गया, उसके बाद इन आ गया। इसका अभिप्राय है कि यह जो है ये हमारा 5वां स्टेप है, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। नेक्स्ट 18 नंबर, आई हैव रिटन ए लेटर टू माई फियंसी, आई हैव रिटन अ लव लेटर टू माई फियंसी का 4th चरण निम्न में से कौन सा होगा। कहने का अर्थ है अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी आप 4 वर्ड को केवल अरेंज कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि किन के ये 4 सेकंड का खेल है। सबसे पहले अगर अरेंज करें तो हायर वर्ड को अरेंज करेंगे जिसका कि अधिकतम मान है, तो डब्ल्यू ग्रुप से रिटर्न पहले चले जाएगा, और उसके बाद जो सबसे हायर क्या है तो हम देख रहे हैं टीओ ग्रुप है, 2 नंबर पे ये चले गया। इसके बाद जब अरेंज करने की बात करते हैं तो रिटेन टू हो जा रहा है, रिटेन टू, और टीओ ग्रुप के बाद जो हायर इसमें अगर देखते हैं तो 3 नंबर पे आपका एम ग्रुप के रूप में ये जाएगा। एक मिनट 3 नंबर पे, 3 नंबर पे एम नहीं, 3 नंबर पे टीओ ग्रुप के बाद, टीओ ग्रुप के बाद, एक मिनट, टीओ ग्रुप है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, 3 नंबर पे हमारा ये एम जाएगा। तो ये क्या पढ़ाया जा रहा है, रिटर्न टू माई, रिटर्न टू माई। तो ये रिटर्न टू माई है तो ये तो रिटर्न टू हैव है, तो ये तो होगा ही नहीं। रिटर्न टू माई में इसी के बीच कॉन्टेस्ट है, तो 3 नंबर पे माई चले गया। और 4 नंबर पे जब हम अरेंज करने की बात करेंगे तो एम ग्रुप के बाद जो मेरा लोअर पे जाएगा तो एल आएगा, लब आएगा, 4 नंबर पे मेरा ये जाएगा, 1 नंबर पे मेरा रिटर्न गया, 2 पे मेरा टू गया, 3 पे मेरा माई गया, 4 पे हमारा लब जाएगा। तो हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो रिटर्न टू माई लव, रिटर्न टू माई लव, और यहाँ पे इसको अगर पढ़े 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे मेरा लेटर जाएगा, 5 नंबर पे लेटर जाएगा। एक मिनट, चौथा चरण हमसे पूछा, चौथा चरण क्या होगा, 4 नंबर होगा, 5वां पे हमको करना नहीं है, 5वां पे हमें करना नहीं है, चौथा पे ही करना है। 4 ही वर्ड को अरेंज करना है। 1 नंबर पे रिटर्न को अरेंज किया गया, 1 नंबर पे रिटर्न को अरेंज किया गया, 1 नंबर पे हमारा रिटर्न अरेंज हुआ, 2 नंबर पे टीयू अरेंज हुआ, 3 नंबर पे माई अरेंज हुआ, 4 नंबर पे लेटर अरेंज हुआ। तो 1 2 3 4 को आप
आगे कर दीजिए क्रमशः और बाद बाकी को पीछे कर लीजिए और जो पढ़ा जाए वो देख लीजिए। तो आपका पढ़ा जाना चाहिए क्या कि रिटेन टू माई लव, रिटेन टू माई लव। तो रिटेन टू माई लव इसमें तो नहीं है, रिटेन टू माई लव इसमें भी नहीं है। रिटेन टू माई लव, रिटेन टू माई लव, रिटेन टू माई लव, आई हैव a letter, return to my love, I have a letter, fiancé। ये तो आ रहा है, लग रहा है return to my love letter। यहां पे देखिए return to my, return to my love, return to my love I have, return to my love I have। तो यहां तो return to my love I have नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया, 4 नंबर खत्म हो गया। जबकि यहां देखिए ये फॉलो किया रिटर्न टू माई लव और उसके बाद आप क्या कीजिएगा 1 2 3 4 हो गया है। उसके बाद आई हैव, उसके बाद अ लेटर फियांसी। इसका मतलब है यह जो विकल्प है 3 नंबर या इस इनपुट का चौथा स्टेप ऐसा होगा। 19 नंबर पे है, इनपुट दिया गया है का कौन सा अंतिम लेकिन अंतिम से पहले का चरण होगा। कहने का अर्थ है कि फुल एंड फाइनल से ठीक पहले का लास्ट बट 1 स्टेप क्या होगा। तो कितने स्टेप पे फाइनल होता है उससे एक पहले का स्टेप बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे हायर ग्रुप का जो वर्ड है, हायर लेटर से युक्त वर्ड में डब्ल्यू ग्रुप से वाइल 1 नंबर पे गया, 1 नंबर पे हमारा डब्ल्यू ग्रुप जाएगा, 2 नंबर पे मेरा टी ग्रुप जाएगा, 1 नंबर पे डब्ल्यू ग्रुप, 2 नंबर पे टी ग्रुप और 2 के बाद जब हम ले जाने की बात करते हैं तो स्ट्राइक जो है वो 2 के बाद का ये सेल्फ है, इसको आप नहीं ले जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक सेट कर गया है। स्ट्राइक जो है वो ऑटोमेटिक सेट कर गया है। 1 नंबर पे वाइल सेट कीजिएगा, 2 पे द सेट कीजिएगा, स्ट्राइक ऑटोमेटिक सेट कर जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आईआर है, आईटी है, आईएस है, तो 3 पे हम क्या करेंगे, 3 पे हमको आईटी को ले जाना पड़ेगा क्योंकि आईआर और आईएस एंड आईटी, आईआर ग्रुप, आईटी ग्रुप, आईएस ग्रुप, तो पहले आईटी बड़ा है, आईटी ग्रुप जाएगा 3 पे। 4 पे हमको आईएस ग्रुप को ले जाना पड़ेगा, 4 पे आईएस ग्रुप जाएगा। उसके बाद आईआर ऑटोमेटिक आएगा, आईएस के बाद आईआर ऑटोमेटिक लगेगा और एच ऑटोमेटिक लगेगा। तो कहने का अभिप्राय उस सबको ले जाना आपको नहीं है। एक में क्या ले गया, आपने 1 नंबर पे वाइल को आप ले जाइएगा, 2 पे आप दो को ले जाइएगा और 3 पे आपका आईटी ग्रुप जाएगा, 4 पे आपका आईएस ग्रुप जाएगा। ये तो 2 के बाद का सेल्फ ही था, इसको तो आपने नहीं ले गया। और जब आप यहाँ तक 4 तक आ गए, 1 2 3 4, 4 के बाद जो है आईआर तो खुद लग रहा है, उसको तो आप नहीं ले जा रहे हैं और एचओ ग्रुप भी फिर खुद लग जा रहा है। तो कहने का अर्थ हमने क्या देखा, 1 पे वाइल को ले गए, 2 पे हमने आईटी ग्रुप को ले आया, 3 पे आईएस, 4 पे नहीं 1 पर वाइल, 2 पे द, 3 पे आईटी, 4 पे आईएस। उसके बाद तो सब लग गए हैं और स्ट्राइक तो 2 के बाद का सेल्फ है, तो 4 में ये फुल फाइनल हो जाता है। इसका मतलब लास्ट बट 1 स्टेप की जब बात करें, अंतिम लेकिन अंतिम से पहले लास्ट बट 1, दैट इज द, इसको आप सेकेंड लास्ट कह सकते हैं। तो सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होगा अंतिम लेकिन अंतिम से पहले, अगर ये 4 में फाइनल हो रहा है तो अंतिम से पहले का स्टेप 3 नंबर होगा। हमारा ये लास्ट प्रॉब्लम है। इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट, डू नॉट एक्सग्रेट अननेसेसरीली। यदि आप किसी भी तथ्य के बारे में नहीं जानते हो सही तरीके से तो अनावश्यक बोलने का प्रयास नहीं करें, अनावश्यक बातें बनाने का प्रयास नहीं करें। इसका पूछ रहा है अंतिम चरण क्या होगा, दैट इज द फुल एंड फाइनल अरेंजमेंट करने को कह रहा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी की जब बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑर्डर डिक्शनरी की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरा इसमें सबसे पहले कौन ग्रुप जाएगा, ये आई ग्रुप, वाई ग्रुप, ए ग्रुप, एन एस ओ टी एफ डी ए आई यू। तो सबसे पहले 1 नंबर पे मेरा अरेंज होगा यू, 2 नंबर पे हमारा वो वाई ग्रुप से लीड किया रिवर्स ऑर्डर में, 2 नंबर पे अननेसेसरीली ये जाएगा 2 नंबर पे,
3 नंबर पे अब देखेंगे कि हायर पे कौन है। तो 3 नंबर पे हम टी ग्रुप को ले जाएंगे रिवर्स ऑर्डर के मुताबिक, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू की ओर जाना है रिवर्स ऑर्डर में, जेड टू ए के फॉर्म में जाना है। तो 1 नंबर पे मेरा यू ग्रुप गया, यू चले गया। 2 नंबर पे अननेसेसरी चले गया। 3 नंबर पे 2 को हम लोगों ने लिया। 4 नंबर पे जब ले जाने की बात करेंगे तो हमारा सियोर चले जाएगा एस ग्रुप से। 4 पे सियोर गया। और 5 पे ले जाने की बात करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 5 के दावेदार के रूप में 2 नोट है। तो आप किसी को भी 4, 5, 5, 6 रिस्पेक्टिवली ले सकते हैं। ठीक, तो अगर इसको 5 पे लेते हैं या इसको 5 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 5 पे ले लिए, 6 पे इसको ले लिए, इस नोट को। अब जो है हमारे पास क्या बच गया, ले लिए नोट को एन ग्रुप। 1 मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये नहीं जाएगा, नोट अभी नहीं जाएगा। नोट से पहले भी उम्मीदवार बचे हुए हैं, ये 1 मिनट, ये नोट को अभी नहीं ले। आप नोट से पहले हम लोग एक ओ ग्रुप हमारे पास है, इसलिए 1 पे यू, 2 पे नसरी, 3 पे द, 4 पे सियोर और 5 पे हम लोग ओ ग्रुप को ले जाएंगे। और 6 और 7 के लिए इस नोट को ले लीजिए, 6 और 7 के रूप में, 6 और 7 के रूप में ये दोनों नोट को हम लोगों ने ले लिया। और उसके बाद जो है आई ग्रुप दिख रहा है, एफ ग्रुप दिख रहा है, अभी कंप्लीट रिवर्स नहीं हुआ है। तो नोट के बाद एन ग्रुप आने के बाद अब जो है अगर बचा हुआ मेरा कौन कौन वर्ड है, तो ए ग्रुप का है, एफ ग्रुप का है, डी ग्रुप का है, ई ग्रुप का है और आई ग्रुप है। तो कहने का अभिप्राय है कि 7 तक जब हम ले चुके थे, 1 पे हमने यू को लिया, 2 पे अननेसेसरी लिया, 3 पे टी लिया, 4 पे सियोर लिया, 5 पे ऑफ लिया, 6 पे नॉट, 7 पे नॉट। तो ये 7 के बाद आईएफ जो है ये 7 के बाद का सेल्फ है, क्योंकि इसको आप ले जाना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद सेट कर गया है। इफ जो है खुद ब खुद सेट कर गया, आई ग्रुप सेट कर गया है। उसके बाद आपको आई ग्रुप के बाद एफ ग्रुप को भी ले जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफ ग्रुप भी ये खुद ब खुद सेल्फ हो गया है, ये सेल्फ हो गया है, ये भी सेल्फ है, यह भी सेल्फ है। तो आपको ले जाना क्या पड़ेगा 7 के बाद, तो आपको ले जाना पड़ेगा 8 पे एक्स ग्रेट, इसको ले जाना पड़ेगा। तब जो है आर फिर बैक एकदम हो जाएगा। तो आप उस स्थिति में नहीं, एक डी भी है, तो 7 तो वो सेल्फ हो गया, 7 सेल्फ हो गया, फैक्ट भी सेल्फ हो गया, ये फैक्ट भी सेल्फ हो गया। उसके बाद आपका डी ग्रुप भी सेल्फ हो गया, डी ग्रुप भी आपका सेल्फ जा रहा है और ई ग्रुप भी सेल्फ जा रहा है, ई ग्रुप भी सेल्फ जा रहा है। नहीं, ई ग्रुप को टपाना है, आपको डी को भी टपाना है। आपको 7 के बाद का सेल्फ होने के बाद, ये 7 के बाद का सेल्फ है, 7 के बाद का सेल्फ होने के बाद, 1 मिनट, 7 के बाद का सेल्फ होने के बाद 7 का ये सेल्फ हो गया आईएफ। इसके बाद आप फैक्ट को टपा के ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आर मौजूद है, जो जंप करके ले जाइएगा तो काउंट हो जाएगा, स्टेप काउंट होगा। 8 नंबर पे आप किसको ले जाइएगा, 8 पे आपको फैक्ट पे ले जाना पड़ेगा, 8 पे फैक्ट जाएगा। 9 पे आप क्या ले जाएंगे, तो 9 पे आपको ई ग्रुप पे ले जाना पड़ेगा। 10 पे आप क्या ले जाएंगे, तो 10 पे आपको डीओ ग्रुप ले जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है क्या कि ये जो स्टेप है, अंतिम स्टेप क्या होगा, इसका अंतिम स्टेप 10वां चले जाएगा, क्योंकि 1 नंबर पे यू गया, 2 पे अननेसेसरली गया, 3 पे द गया, 4 पे श्योर गया, 5 पे ऑफ गया और 6 और 7 को हम लोगों ने नोट के रूप में लिया था। 7 के बाद सेल्फ आई गया, उसके बाद 8 पर फैक्ट को हम ले जाएंगे, 9 पे हम लोग जो है एक्स ग्रेड को ले जाएंगे,
फिर डी ग्रुप आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कहने करते 10वां स्टेप जो है, 10th स्टेप इसका लास्ट स्टेप होगा, जो कि दिए गए विकल्पों में से नहीं है, अर्थात हमारा आंसर विकल्प नंबर 5 होगा। तो इस प्रकार से ये इनपुट आउटपुट की जो परिचर्चा थी यहाँ पे समाप्त होती है। अंत में हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि रेलवे का आज का एनटीपीसी का जो एग्जाम्स का पैटर्न्स देखा गया वो काफी ही उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रारूप देखा गया। तो खाली पीली इधर उधर करने से रिजल्ट नहीं हो सकता। जहां तक कि हमने देखा कि आज पजल से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरीज टेस्ट से, डायरेक्शन सेंस से भी ज्यादा से ज्यादा डेटा को देते हुए पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका स्तर ऊंचा होता है। हम एक बार सलाह देना चाहेंगे, एक बात बताना चाहेंगे कि यदि प्रीवियस ईयर बैंक क्लरिकल एंड बैंक पीएच क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन किया जाए और जो जनरल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, आप देखेंगे कि मोर ओवर रेलवे के एग्जाम में उसकी रिपीटेशन होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहती है। तो खाली पीली करने से रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट लेने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, अथक मेहनत करना पड़ता है, दृढ़ संकल्प और किस संकल्पों के अपने लक्ष्य को साधना पड़ता है और एक प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत होती है। कॉम्पिटिशन्स का औचित्य आपके सिलेक्शन पे नहीं है, कॉम्पिटिशन का औचित्य होता है कि जितने भी झाड़ के निकाला जा सकता है उसको बाहर कीजिए। ऑटोमेटिकली जो बच जाए क्रीम कैंडिडेट उनकी सिलेक्शन की जाती है। और अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट की परसेंटेज की बात करें, तो एक भयावह सच आपके सामने आएगा कि लेस देन 5% कैंडिडेट ही सक्सेस करते हैं। बाद बाकी जो भी हैं वो बाराती हैं और वो पटना रिटर्न का, अगर पटना में अध्ययन कर रहे हैं तो पटना रिटर्न का सर्टिफिकेट प्राप्त करके जाते हैं। हम बताना चाहेंगे कि सक्सेस इज नेवर एन इनसिडेंटल इंसिडेंट, इट्स द अवार्ड ऑफ राइट डिसीजन, राइट चॉइस एट द राइट टाइम। सो इफ यू वांट टू सक्सीड, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, if you want to achieve your ambition, then take proper guidelines, not a grughantal and drama baj. Thank you. Have a nice day.